Good morning, everyone. We are Deepak sir and Suraj Suraj sir sir. from team 1729 Acharya Academy, and we are here to help you just before 1 week of JEE एग्जाम 2026. तो ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये जितने भी JEE एस्पिरेंट है जो अभी जनवरी का सेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पूरे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन का सेट निकाला है, सेलेक्ट किया है आपके लिए. ठीक है. तो सूरज सर हम क्या करने वाले हैं, ये 500 क्वेश्चंस बच्चों को डिक्टेट करके देने वाले डिटेल में कि आपको अगर एक क्वेश्चन आया तो आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो जल्दी भी सॉल्व होगा और एक्यूरेट भी रहेगा, तो गलती ना हो. कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी क्या वो करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है. तो मुझे लगता है कि अगर ये 500 क्वेश्चन आप डिटेल में बैठ करके इसको डिस्कशन देखते हो, समझते हो और खुद से उस क्वेश्चन को बाद में ट्राई करते हो, तो जेई के अटेम्प्ट जब आप देने जाओगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा. क्योंकि हमने इस 500 क्वेश्चन में पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस जो है कवर किया है डिटेल में. तो चलिए हम ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम सीधा आएंगे अपने क्वेश्चंस पे. ठीक है. तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. और बच्चों एक और चीज कि जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आता है तो मैं चाहूंगा कि आप उसको पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने का एक बार ट्राई करो, और आफ्टर दैट वी विल गिव यू द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चंस. अगर आप कहीं स्टक होते हो तो फिर आप उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस देख के समझ सकते हो. कई बार बच्चों को लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो हम कर ही लेंगे. तो आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो और फिर उसके बाद हमारा मेथड देखो. मे बी हमारा मेथड उससे बेटर हो या कुछ तो नया आपको गेन करने को मिलेगा. और हमने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश की है इस सीट में. तो ये 500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा मान के चलो. डेफिनेटली इससे आपको जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट ओवरलैप होते हुए क्वेश्चंस मिलेंगे या उसी सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. बिल्कुल. तो ठीक है, तो हम दोनों मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. ठीक है. एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो टॉपिक तो मुझे लगता है कि ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है. फेमस क्वेश्चन. क्वांटम नंबर जनरली हर एग्जाम में आता ही आता है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मानते हैं क्वांटम नंबर को. बच्चों किसी न किसी सेट में जितने डिफरेंट सेट्स हैं आपको किसी न किसी सेट में क्वांटम नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोलूं तो आपको हर सेट में भी एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर का देखने को मिल सकता है. अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा, इफ n + l = 6 देन टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबशेल्स वुड बी. अब ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है. ये अभी चाहते तो आपसे ऑर्बिटल पूछते कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी पॉसिबल फॉर दिस कॉम्बिनेशन. तो हम आपको डिटेल में वो भी एक्सप्लेन कर देंगे. आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लो और फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा. ठीक है. तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. देखो बेटा, जब भी ये n + l का कुछ तो एक पर्टिकुलर वैल्यू देकर के आपसे पूछता है तो आप क्या करो, उनके बेसिक मैथ्स का कॉम्बिनेशन लगा लो. बिल्कुल. n + l 6 लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 6 + 0, ये भी 6 हो सकता है. बिल्कुल. ठीक है. 5 + 1, ये भी 6 हो सकता है. 4 + 2, ये भी 6 हो सकता है. ठीक है. 3 + 3, ये भी 6 हो सकता है, बट ये एक्सेप्टेड नहीं है. वाई? Because the n should be greater than l. ठीक है. n और l की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती. n की वैल्यू भी 3 हो रही है और l की वैल्यू भी 3 हो रही है. क्या ये पॉसिबल है बेटा कॉम्बिनेशन? नहीं. तो इसलिए एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशंस ये 3 है. अब देखो इस सबसेल का तुम क्या नाम लिखोगे? 6s. ये आपका क्या हो गया? 5p. और ये हो गया आपका 4d. तो उसने पूछा है नंबर ऑफ सबसेल्स वुड बी. तो 1, 2 एंड 3. अब जैसा कि दीपक सर आपको बता रहे थे बच्चों, द क्वेश्चन शुड बी सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. बस आपसे पूछ सकता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ तो कितने होंगे, या ऑर्बिटल्स पूछो तो कितने होंगे. 6s के कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 1. 5p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3. 4d में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5. तो ये टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 9. ये दूसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो सब में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स करके आप ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस क्वेश्चन को हम तीन अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए? 1, 2 एंड 3. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 9 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. आई होप बहुत सारे लोगों का आंसर आया होगा और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो ये स्किप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. ओके बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. ओके. देखो अब ये अगर हम देखें तो
आपका पूरा एक सेक्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहाँ पे वेवलेंथ के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस है कि आपको डायरेक्टली मान लो मास और वेलोसिटी दिया है, वेवलेंथ निकालना है, मोमेंटम दिया है, वेवलेंथ निकालना है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, या टेम्परेचर को रिलेट करना है वेवलेंथ। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं, उनके लिए हमें कौन सा टॉपिक यूज करना है, आप अच्छे से सोचो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके, और फिर हम इसके डिस्कशन पे आते हैं कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एग्जैक्टली अब देखो, अपने पास जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो सबको याद रहता है वो है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब या तो हम यहाँ से डिराइव करके उसको लेके जाएं वहां तक, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली क्या करें कि इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का रिलेशन पोटेंशियल के साथ जो क्लास में बच्चों को डायरेक्टली बताते हैं। जनरली क्या करते हैं टीचर्स, आपको वो फॉर्मूले लिख के देते हैं, और मेंस के लेवल पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के और फॉर्मूला यूज करने में कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, जितना फॉर्मूला यूज करोगे आप उतना जल्दी सवाल सॉल्व ट्राई करो कि यहाँ से ड्राइव करके वहां तक कैसे जाओगे। मैं आपको उस डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टेस्ट वे समझाता हूँ। Exactly. अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पोटेंशियल के साथ रिलेट करना हो वेवलेंथ को, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, √150 बाई वी एंगस्ट्रॉम। अब देखो, आंसर भी एंगस्ट्रॉम में पूछा है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एंड द बच्चों वी शुड बी इन द वोल्टेज, इसका भी ध्यान रखो आप। वन इज वोल्ट, ओके। तो अब देखो, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 100 वोल्ट है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये हो जाएगा √150 बाई 100, दैट मीन्स √1.5। अब √1.5 को सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 1.2 के अराउंड आएगा। अब आप ऑप्शन देखो, इधर 12 लिखा हुआ है, इधर 122, इधर 1225, तो ऑप्शन बचा कौन सा? बी। और अगर आपको ध्यान रह पाता है तो यू कैन इवन यूज √150 इज ऑलमोस्ट 12.3 समथिंग, तो उससे भी अगर आप डिवाइड करते हो 100 को तो आपको आंसर्स आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया, कोई इशू वाली बात नहीं है। दीपक सर, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। बच्चों, ये सेम सवाल अभी जैसे इसमें वोल्टेज के टर्म्स में पूछा, इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछा जा सकता है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेम फॉर्मूला विल बी एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे वी वोल्टेज की जगह पे अपन काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। या फिर अगर आप पूरा इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हो तो हो सकता है √2m k into e, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे यूज डायरेक्टली याद है तो अपन कर सकते हैं, आएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, आपका है पास्चन सीरीज से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर का कैलकुलेशन। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे आपको पहले तो रिलेट करना आना चाहिए कि जब हम ट्रांजिशंस देखते हैं किसी भी सीरीज में, तो उसका जो फर्स्ट लाइन होता है या लास्ट लाइन होता है, उसमें अगर मैं पास्चन सीरीज का फर्स्ट n पकड़ूं तो वो तो 3 है। एग्जैक्टली। अब 3 से मैं उसको जंप करा के 4 पे ले जा सकता हूँ, 5 पे लेके जा सकता हूँ, इंफिनिटी तक। हाँ। तो जो सबसे बड़ा एनर्जी गैप होगा वो तो 3 से इंफिनिटी होगा। एग्जैक्टली। अब एनर्जी गैप बड़ा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। और हमें चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी गैप कम चाहिए। दैट मींस हमें कहां से कहां मूव करना बेटा? 3 से 4, ठीक है। तो अपने को एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मुझे n1 की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है? 3, और n2 की वैल्यू क्या लेनी है? 4। और वेव नंबर के लिए जो रिलेशन है आपके पास रेडबर्ग इक्वेशन का, वो होता है न्यू बार इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, जिसको हम रेडबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करने, आर के टर्म में ही आंसर निकाला तो कोई इशू वाली बात नहीं है। दूसरा देखो, ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हीलियम प्लस होता तो वी विल यूज 2 फॉर जेड। और अब यहाँ पे पूछा ही जा सकता है, किसी दूसरे एटम को भी चेंज करके दिया जा सकता है, तो बी रेडी फॉर इट। तो अब देखो, वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो दिस इज आर, जेड तो 1 ही हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड ये आपका 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 144, ठीक है। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया आर, और इधर एलसीएम इज 144, और इनका डिफरेंस अगर लेता हूँ तो यहाँ से आएगा तुम्हारा 9, 16 माइनस 9, ठीक है, 16 माइनस 9, दैट मीन्स 7r/144, ओके। So the answer will be B option. So your answer is option number B. तो बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं बेटा, आप रिलैक्स होके अच्छे से सोच के सॉल्व करोगे, आराम से गेस कर पाओगे। अब देखो, इसमें हमने ये क्वेश्चन पास्चन सीरीज के लिए बनाया है।
बट आपको पता है कि इधर लाइमन सीरीज भी हो सकता है, बाल्मर भी हो सकता है, पी1 भी हो सकता है, ब्रैकेट सीरीज भी हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन है वो मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन है, दैट मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ, और जो लास्ट लाइन का ट्रांजिशन है वो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन है, तो मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के जो टर्म में आएगा तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आपको उसमें ज्यादा सोचना। और ये अभी आपने जितने एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें फार्मूला इज द की थिंग। फार्मूला अगर आप स्किप करते हो तो फिर कोई उपाय नहीं, आपको फार्मूला याद होने ही चाहिए। मेंस के लेवल मुझे लगता है कि अगर जेईई मेंस में आपको 10 क्वेश्चन फिजिकल के आ रहे हैं तो उसमें से 6-7 तो आपके फार्मूला बेस पे होता है। बच्चे फार्मूला याद नहीं रखते, इसलिए सवाल नहीं बन पाता। समझो फार्मूला भी याद करोगे तो 6-7 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो ये तो आपको डायरेक्टली देखते ही पता चल जाएगा, अगर आपने डिटेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स पढ़े होंगे तो अबव प्रिंसिपल का जो रूल है वो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के सीक्वेंस के लिए कि आप इलेक्ट्रॉन को किस सीक्वेंस में फिल करते हो। तो उसका एक सिंपल रूल है कि आपको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को सबसेल को पहले फिल करना है, और जब वो पूरा फिल हो जाएगा तब आप कहाँ पे जाओगे, हायर ऑर्बिटल या हायर एनर्जी के सबसेल में। तो अभी देखो ये आपका 2s ऑर्बिटल सबसेल और ये 2p सबसेल है, तो आपको सबको पता है n+l रूल लगाएंगे तो किसकी एनर्जी कम होती है, 2s की। 2s को कम्प्लीटली फिल किए बिना हम 2p में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम ये चारों ऑप्शंस को देखें तो इधर 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, फिर 2p में गया है, यहाँ भी 2s पूरा फिल्ड है और फिर 2p में गया है। बट यहाँ पे देखो 2s को हाफ फिल्ड रख करके और शिफ्ट हो गए हम कहाँ पे, 2p के अंदर। 2s को कम्प्लीटली फिल किया नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, तो ये जो है किसका वायलेशन हो जाएगा, अबव प्रिंसिपल का। तो सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। और जब आप ये क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो बच्चों, तो अबव प्रिंसिपल के साथ हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी और बाकी के जो प्रिंसिपल्स है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के रिगार्डिंग, आप उसको भी जरूर से रिवाइज करो क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसी में उसको ऐड ऑन कर देता हूं। चलो देखो, अगर आपसे हंस रूल का वायलेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो हंस रूल के वायलेशन में आपको क्या देखना है कि जब आप एक सेम एनर्जी के मल्टीपल ऑर्बिटल्स फिल कर रहे हो तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही पेयरिंग पॉसिबल है। ठीक है, जैसे अगर मैं 2p के 3 ऑर्बिटल्स फिल करना चाह रहा हूं, ठीक है, और मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं फिलिंग कैसे करूंगा, 1 2 3 एंड देन वी विल गेट पेयर द इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं इसको ऐसा फिल कर दूं, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन में 2-2 एक ही ऑर्बिटल में रख दूं, तो ये जो है ये किसका वायलेशन हो जाएगा, ये हंस रूल का वायलेशन हो जाएगा। और अगर बच्चों सर ने ये जो अपोजिट स्पिन रखा है इसी को अगर सेम स्पिन कर दिया तो उसको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन देखना सबसे आसान है, सबसे आसान। आपको पूरे कॉन्फ़िगरेशन में केवल क्या देखना है कि एक ऐसा ऑर्बिटल दिख रहा होना चाहिए जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो, सेम हो, बस क्योंकि उसका डेफिनेशन ये है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। उसमें NLM कैन बी सेम, NLM कैन बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन बट S कैन नॉट बी सेम। ठीक है, तो इसीलिए आपको उस क्वेश्चन के लिए उसको आगे बढ़े क्या, राइट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, अभी देखो अभी क्वांटम नंबर की तरफ ही हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही हैं, अभी उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने के बाद ही हम आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इधर अगर देखा जाए तो आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और वहां से कंपेयर करना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है। तो इसके लिए आप क्या करो बेटा, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो, सबसे पहला टास्क हुआ है। तो अगर मैं कॉपर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। एग्जैक्टली, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज़ आप सोचो बेटा कि जब आपने कभी NLM के रिलेशंस देखे होंगे तो कोई भी सबसेल को जब हम कंप्लीटली फिल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल हो उसमें से केवल एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। एग्जैक्टली, केवल एक ऑर्बिटल हर एक सबसेल में। तो आप सोचो एक ऑर्बिटल अगर कोई सबसेल पूरा भरा है उसके एक ही ऑर्बिटल का m0 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे m0 के कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2। यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 2। यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 2। यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 2। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। पूरे फुल फील्ड है देखो, इसलिए मैं यहाँ से 2 काउंट कर ले रहा हूँ। और 4s दैट विल बी ओनली 1। तो यहाँ से तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो अपना आंसर आ जाएगा और फाइनल आंसर विल बी 13। ओके, अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब फिर से मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ मैंने क्या बोला। कोई भी सबसेल पूरा भरा हुआ है तो उसका एक ही ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है जिसका m0 है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2।
तो हर एक फुल फिल्ड सबसेल में से तुमको 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं m=0 के लिए। 0 के लिए। और जो हाफ फिल्ड है वहां पे फिर आपको देखना पड़ेगा कि उधर m0 वाले में इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं है, या मैक्सिमम क्वेश्चन आता है या मिनिमम। कई बार वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितने m0 वाले हैं। एग्जैक्टली। तो आपको वो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है तो उसको m0 में लेना है। हाँ। और मिनिमम पूछेगा तो उसको m0 कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इधर तो कोई इशू नहीं था। टोटल आंसर कितना आ गया अपना 13। और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों इंटीजर टाइप में भी पूछा जा सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन इंटीजर में भी आ सकते हैं The ऑब्वियसली। same question can be asked in the integer type as well. So let's move to the question next number- question number 6. हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे कौन से टॉपिक से है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर मैं ये 6 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको बस फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर मैं वैल्यूज देखूं कि क्या क्या डाटा हमें दिया है क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, तो अपने पास मास दिया हुआ है 50 ग्राम। ठीक है, गोल्फ बॉल का स्पीड भी है, स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, एंड इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो हमें फाइंड करना है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। अब देखो, सबसे पहले तो अपने को v गिवन है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, बट हमें चाहिए डेल्टा v, अनसर्टेनिटी चाहिए ना हमें। एग्जैक्टली। तो हम इसका कितना परसेंट लेंगे, 2%। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड का 2%, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा x कैलकुलेट करना है। तो हमें डेल्टा v डेल्टा x का रिलेशन चाहिए। तो अगर आपको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल याद हो तो डेल्टा x और डेल्टा v का जो प्रोडक्ट होता है, इट इज ग्रेटर और इक्वल देन h/4πm। ठीक है, मोमेंटम के टर्म में यहाँ पे केवल 4 पाई होता है और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है डेल्टा v में, तो m आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये तुम्हारा SI यूनिट है, तो तुम यहाँ जो भी वैल्यूज रखोगे वो SI यूनिट में रखोगे ना। आंसर भी तुमको SI यूनिट में चाहिए, बस उसका ध्यान रखना है। क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू दिया है ग्राम में, हम क्या जल्दबाजी में होता है ना एग्जाम में। एग्जैक्टली। हम इधर मास ग्राम में रख के सॉल्व कर देंगे और कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। और यूनिट्स का आपने ध्यान नहीं रखा तो गलती होने के पूरे चांसेस है। सो यूनिट ध्यान में होना ही चाहिए। इधर वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा x विल बी इक्वल टू h की वैल्यू आप सबको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4। पाई की वैल्यू में कंसिडर कर लें 22/7, एंड मास जो हमें लेना है वो 50 ग्राम है ना, तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो 10⁻³ और अपना डेल्टा v को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो कितना है 2। अब बस आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर लेंगे आई होप। और हमारा जो करेक्ट आंसर है ये सब कैलकुलेशन करने के बाद, वो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सर का पर्पस ये है कि आपको मेन कोर्स समझाया जा रहा है सवाल का। अब इसके आगे के कैलकुलेशन तो बेटा देखो तुम्हें करना है, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें बस ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, लैम्डा वाले क्वेश्चन में भी जो लैम्डा और अपॉन एमवी वाला रिलेशन है, उधर भी वेलोसिटी दिया होता है SI में और मास दिया होता है ग्राम या मिलीग्राम में। बच्चे ध्यान ही नहीं देते और रख के वैल्यू सॉल्व। कई बार सर फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसे कितने जगह कैलकुलेशन के सवाल होते हैं जहाँ बच्चे यूनिट्स की वजह से। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट डायमेंशन का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और पता चलेगा बाद में एग्जाम के। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 7। एंड अब देखो ये आ गया तुम्हारा नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड। इसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अभी सवाल में आपको समय ही नहीं देना, ऐसे क्वेश्चंस में आप ये तो देख के आंसर आना चाहिए। नोडल प्लेन L पे डिपेंड करता है ना, नोडल प्लेन की वैल्यू होती है L। बिल्कुल। और इसने पूछा किसके पास नोडल प्लेन नहीं है, तो L शुड बी 0। L जिसका भी 0 उसके पास नोडल प्लेन नहीं होगा। और L 0 किसके लिए होता है, S सबसेल के लिए। ऑप्शन में हम ढूंढेंगे कौन सा सबसेल, S सबसेल। और S सबसेल हमारे पास कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B में है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो B। इसके साथ साथ आपको एकदम याद रहना चाहिए कि रेडियल नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर नोड्स कैसे, फॉर्मूले लिख के दे देता हूं। चलो आपको अगर आपको कभी टोटल नोड काउंट करने का क्वेश्चन आ गया तो वो तो डायरेक्टली n-1 के इक्वल होता है। रेडियल नोड काउंट करना है तो वो आपका n-l-1 होता है। और एंगुलर नोड या जिसको नोडल प्लेन हम बोल रहे हैं वो किसके बराबर होता है, L के बराबर। इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, करके देखो। इन दोनों को ऐड किया तो डायरेक्टली ये वाली वैल्यू
आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ दीपक सर और एक चीज जो बच्चे स्किप करते हैं वो ये कि नोडल प्लेन्स के क्वेश्चंस रेडियल नोड्स डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ के टर्म्स में भी पूछता है। नोड्स वाले सवाल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको एक बार आप जरूर देख लेना कि वो क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एंगुलर नोड या नोडल प्लेन का काउंट ऐसे निकालते हैं। हमारे पास एक डी का ऑर्बिटल होता है dz स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू होने दो, dz स्क्वायर में हम क्या जल्दबाजी में होते हैं तो हम लिखते हैं d तो L2 होगा, आंसर L2 लिख के आ जाते हैं। dz स्क्वायर का अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो बेटा तो वो कुछ ऐसा होता है ना। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे तुम सोचो कोई ऐसा प्लेन तुम्हें दिख रहा है जो तुम पास करो और बिना इलेक्ट्रॉन को टच किए हुए पास हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टच किए और पास हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। तो dz स्क्वायर के लिए स्पेसिफिकली अगर एंगुलर नोड का क्वेश्चन आया तो आंसर हम क्या लिख के आएंगे, 0। ये आपका काफ़ी एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया इससे हट के, क्योंकि हम नॉर्मली एंगुलर नोड L से सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पे वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एंगुलर नोड आया तो 0 लिख के आएंगे। ठीक है, सो हम मूव चलते कर सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज 2h/π। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गेम किया उसने, ये जल्दबाजी में होंगे तो यहाँ से सीधा n की वैल्यू 2 उठा लेंगे। एग्जैक्टली। बट अब देखो अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए NH/2π, तो फिजिक्स का फॉर्मूला तो सबको ही पता है, mvr होता है। और यही mvr जो है केमिस्ट्री में किसके इक्वल होता है, NH/2π के। तो अगर तुम इसको इससे कंपेयर करते हो तो ये लिखा हुआ है 2h/π। अब तो यहाँ मुझे तो नीचे 2 चाहिए ना, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 4h/2π। तो n शुड बी 4। अब सोचो हमें मिल गया, ये कौन से सेल की बात हो रही है, 4th नंबर। और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अब तुम्हें एक और रिलेशन याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी मुझे लगता है कि बच्चों को हाइड्रोजन के लिए तो कम से कम बिल्कुल याद ही होगा, 4-5 सेल होना ही चाहिए। मैं वो लिख के भी दे देता हूँ। चलो अगर मैं E1 की वैल्यू निकालता हूँ हाइड्रोजन के लिए तो वो होता है तुम्हारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो वो कितना हो जाता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो वो कितना हो जाता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो हो जाता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बेटा E4 ये टोटल एनर्जी माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस, वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर है इधर से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, C। क्या दीपक सर इसी क्वेश्चन को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, ऑब्वियस सी बात है, उधर रिलेशन क्या है कि टोटल एनर्जी को डबल करना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी के डबल होता है, बट साइन नेगेटिव में ही होगा बच्चों। साइन वही है, रिलेशन मैंने क्या बोला, बस डबल, साइन चेंज करना नहीं है। तो यही वैल्यू को डबल कर देंगे तो हमें उसी सेल में क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर ये रिलेशंस देख लो। और मुझे लगता है हाइड्रोजन के लिए कम से कम आप तो एनर्जी कम से कम 4-5 सेल्स तक के तो एनर्जी याद ही होनी चाहिए। इसमें याद होने का फायदा एक और है जो सर आपको बता रहे हैं, क्यों लर्न होना चाहिए मैं बताता हूं आपको। अगर आपको एनर्जी डिफरेंसेस निकालने हो कई बार तो डायरेक्ट अपन ट्रांजिशंस पता करके बता सकते हैं। और दूसरी चीज देखो ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में भी है। हाँ, तो आपको ये उधर आएगा तो उधर आएगा। ठीक है, तो ये बोहर्स मॉडल वाले क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो तो याद रखनी ही चाहिए। चलो मूव करते हैं बेटा अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको पॉज करके ट्राई करते रहो। वीडियो में हम देखो आपका टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी लेके जा रहे हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। बट आपके स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले उसको पॉज करो, 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट सॉल्व करो और फिर देखो कि हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का हो गया। कंबस्शन रिएक्शन दिया हुआ है मीथेन का, 16 ग्राम मीथेन का, और उससे पूछ रहा है कि वाटर कितना बनेगा। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मीथेन का कंबस्शन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। मीथेन को अगर मैं O2 के साथ जलाता हूँ या किसी भी हाइड्रोकार्बन को या इवन हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो, तो उसको जब तुम O2 के साथ बर्न करते हो तो प्रोडक्ट शुड बी CO2 प्लस H2O। अब बैलेंसिंग में देखो यहाँ पे एक C है तो यहाँ भी 1 मोल CO2 आएगा, इधर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 H2O आएगा, ऑलरेडी 2 था ना। और फिर इस साइड तुम ऑक्सीजन काउंट करो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ O2। बैलेंस हो गया, बैलेंस करना जरूरी है मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो तुम ध्यान से, अगर मैं CH4 का 1 मोल लेता हूं तो वाटर के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल, 2 मोल। गॉट इट, कंपैरिजन डायरेक्ट दिख रहा है। 16 ग्राम मीथेन क्या 1 मोल ही होता है,
एग्जैक्टली। तो अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो ये 2 मोल बनेगा, इसका 16 ग्राम लिया तो ये 2 मोल बनेगा। और 2 मोल वाटर का मास कितना होगा बेटा? 36। 18 + 18 36 ग्राम। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन देखो और भी अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। इवन कि सर जनरल फार्मूला के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है किसी भी जनरल हाइड्रोकार्बन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करते हैं वो आपको हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं देते हैं। हाँ, आपको बोल देंगे हमने इतना ml हाइड्रोकार्बन को कंबशन कराया, इतने O2 के साथ इतना ml CO2 बना, इतना H2O बना। तो आप वहाँ पे एक जनरल इक्वेशन यूज कर सकते हो, वो मैं लिख के दे देता हूँ। हाइड्रोकार्बन के कंबशन का अगर मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ तो वो है CXHY। मैं कार्बन के मोल्स कितना मान रहा हूँ? X, हाइड्रोजन के Y। इसको जब आप कंबशन करते हो तो इसके मोल आएंगे X + Y/4 O2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में बनेगा तुम्हारा X मोल ऑफ CO2 एंड Y/2 मोल्स ऑफ H2O। और ये बच्चों जो सर ने भी रिलेशन आपके लिए लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक जनरल हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कंबशन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपके इडियोमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं। इडियोमेट्री एक स्पेशल टॉपिक है जहाँ पे आपको इस हाइड्रोकार्बन का केवल वॉल्यूम दिया होगा, उसके लिए कितना O2 कंज्यूम हो रहा है, कितना CO2 बन रहा है। अगर उन दोनों के वॉल्यूम्स मिल जाए तो तुम यहाँ से रिलेशन डेवलप कर सकते हो ना बेटा। देखो कि 1 ml के लिए ये कितना लग रहा है? X + Y/4 ml, और ये कितना बन रहा है? X ml। तो फिर अगर ये मेरे पास V ml हो तो ये कितना हो जाएगा? X + Y/4 × V, और ये हो जाएगा X × V। अब देखो मैंने बोला कि क्वेश्चन में कि ये तो V तुमको दिया होगा, ये टोटल वॉल्यूम भी दिया होगा, तो XV को मैं मान लो 30 के इक्वल किया तो X की वैल्यू नहीं, तो X आ जाएगा, तो वहाँ से Y भी निकाल सकते हैं। X रख लेंगे, V रख लेंगे तो Y आ जाएगा। तो एकदम आसान है। और ये मतलब स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन पे बेस्ड सवाल होते हैं जो आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है हाइड्रोकार्बन के कंबशन से रिलेटेड। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 4% सल्फर है, देन व्हाट विल बी इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, इसमें फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ले रहा हूँ और उसमें किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो, तो तुम सोचो जब भी तुम कोई कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट कम से कम कितनी बार हो सकता है? एक बार तो होगा ही होगा। आधा एलिमेंट होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आधा या फिर 1/2 1/4 1/, ऐसा तो होता नहीं फ्रैक्शन में फॉर्मूला। तो अगर मैं इस कंपाउंड में सल्फर ले रहा हूँ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए, तो मुझे एक तो सल्फर लेना ही पड़ेगा। 32। एक सल्फर का मास कितना होता है बेटा? 32 ग्राम। अब मैं पहले इस परसेंटेज को ब्रेक डाउन करके लिख देता हूँ इजी लैंग्वेज में आपके लिए। अगर कंपाउंड में 4% सल्फर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 4 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड। बताओ बेटा सही कर रहा हूँ मैं या गलत कर रहा हूँ? इस परसेंटेज का मतलब ये होता है ना, किसी भी परसेंटेज के सवाल को सॉल्व करने का तरीका है सैंपल को 100 ग्राम मान लो, दैट इज शुड बी द इजीएस्ट वे। 100 ग्राम सैंपल में 4 ग्राम सल्फर है। अब बताओ 4 ग्राम सल्फर के 1 मोल है क्या? नहीं। और हमें मिनिमम कितना चाहिए? 1 मोल तो चाहिए। एक मोल सल्फर का मतलब कितना ग्राम? 32 ग्राम सल्फर। अब अगर मैं 32 ग्राम सल्फर लेता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100/4 × 32। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 800 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअल में ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसको मिनिमम मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो जरूरी है कि कंपाउंड में एक ही सल्फर होगा, 2 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है, 10 भी तो हो सकता है। तो कई बार क्या क्वेश्चन आता है मिनिमम की बजाय पॉसिबल मोलर मास पूछता है। तो अगर तुम्हारा मिनिमम 800 आ गया तो पॉसिबल इसी का मल्टीपल होगा ना। क्योंकि तुम 2 सल्फर लोगे तो कितना आएगा? 1600। 3 सल्फर लोगे तो 2400। तो मतलब इसको अपग्रेड करके भी पूछा जाए तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर पॉसिबल मोलर मास भी पूछ सकता है आपसे, और पॉसिबल पूछता है तो आपको बस 800 का मल्टीपल लेना है। और एक और क्वेश्चन है इसमें, आपको क्या करेगा, ये देके पूछेगा कि अगर उस कंपाउंड का मोलर मास 4000 है, ऐसा मान लो, क्या लिख दिया? 4000 ग्राम, तो उसके अंदर कितने सल्फर के एटम है? हाँ, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना। देखो मतलब सेम सवाल है, तरीका सेम है, पूछने के तरीके अलग अलग है, तो आपको मतलब बस कोड पकड़ना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सर ने क्या तरीका बताया मेरे को सॉल्यूशन का। गॉट इट बेटा। अब इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट कर देता हूँ। एक सल्फर के लिए 800 ग्राम आ रहा है। इफ वी हैव 2 सल्फर इन द कंपाउंड, 1600। अब मान लो कि कंपाउंड का मोलर मास दिया तुमको 3200, तो कितने सल्फर होंगे? 4 ऑब्वियसली आ गया ना। तो जो भी मोलर मास वो गिवन है उसको मिनिमम मोलर मास से डिवाइड किया तो उस एटम के नंबर्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है,
तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो ये अपना मोल कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है। जनरल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास, मोल्स, एटम, ये सब तो आते ही हैं, कॉमन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्बोनेट आयन दिया हुआ है। कार्बोनेट आयन का मास कितना दिया हुआ है बेटा? 6 ग्राम। 6 ग्राम कार्बोनेट आयंस में मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहले तो मैं एक कार्बोनेट आयन की ब्रेकिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि भाई ये क्या चीज़ है। अगर मैं केवल एक सिंगल आयन होता कार्बोनेट का, 1 आयन ऑफ कार्बोनेट, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 8 3 24 और 2 और ऐड हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? 6 कार्बन के, 3 × 8 ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए ना, तो प्लस आयन है। तो एक सिंगल आयन में 32 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं और उसको 32 से मल्टीप्लाई करना। ये तो टास्क है हमारा। एग्जैक्टली। अब नंबर ऑफ आयन निकालेंगे। तुम्हें मास दिया तो पहले मास को क्या बनाएंगे बेटा? मोल्स। फिर मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा और फिर उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आयन। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ये इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मूला, ये प्रोटॉन के लिए भी है, न्यूट्रॉन के लिए भी है। मतलब किसी चीज की भी काउंटिंग आपसे पूछी जाए तो आप यही सेम फॉर्मेट अपने को इस्तेमाल करना है। अगर मैं ये यूज करता हूं तो ये हो गया 6 बाई, इसका मोलर मास कितना है बेटा? 60। मोलर मास निकालना आता होगा आपको। 12 16 3 48 ऐड किया 60 आ गया। तो 6/60 इंटू 6 × 10⁻23 3 × 32। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? इसको इससे कैंसिल कर लिया, हो गया 10 से ये कैंसिल हो गया 22। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा? 192 × 10⁻23 22। ये 10 से कैंसिल कर लिया था मैंने, सॉरी। तो अब इसको अगर मैं 1.9 पे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 24। अगर मैं इसको ऐसा लेता हूँ 1. डेसिमल से शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आंसर्स ऑप्शंस उसी फॉर्मेट्स में दिए हुए हैं। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह के कैलकुलेशंस में जब भी आपको Na का वैल्यू पुट करना हो तो आप देखो पहले ऑप्शंस किस डिजाइन में। सर ने देखो 6 × 10⁻23 रखा, 6.022 नहीं रखा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। ऑप्शंस है ना अपने पास। ये इंटीजर का क्वेश्चन होता तो फिर तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू रखना पड़ता। इंटीजर में बेटा कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और दूर दूर ऑप्शन दिख रहे हैं तो हम इतना तो काम कर सकते हैं कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये तुम्हारा वो लिमिटिंग, एक्सेस रिएजेंट और ये सब जो टास्क है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इधर दिया हुआ है तुमको N2 का वेट, H2 का वेट और अमोनिया का वेट आपसे पूछ रहा है। रिएक्शन भी उन्होंने अच्छा है कि बैलेंस करके खुद ही दे दिया है। तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, हम सीधा लिमिटिंग और एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और कहानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के लिए हम क्या करते हैं, जनरली मोल्स निकाल के कोफिशिएंट से डिवाइड करने लगते हैं कि कौन लिमिट है कौन एक्सेस। तो वैसा करने की बहुत ज़रूरत है नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। क्यों? अगर मैं देखो इस बैलेंस रिएक्शन से कंपेयर करूँ, इफ़ वी हैव 28 ग्राम N2 देन वी विल नीड 6 ग्राम H2 एंड अमोनिया विल फॉर्म 34 ग्राम। ये हमें बैलेंस रिएक्शन से ऑलरेडी एक कंपैरिजन मिला हुआ है। अब देखो तुम 28 के जगह तुम्हें N2 कितना लिया है? 56 ग्राम N2 लिया है ना। क्वेश्चन में देखो कितना लिया है? 56 ग्राम। तुमने इसको डबल लिया है तो ये भी तुम्हें कितना चाहिए था? 12 ग्राम चाहिए था। ये बेटा कितना चाहिए था? 12 ग्राम तुम्हें चाहिए था, बट क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया है? 10 ग्राम। मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना। कौन? H2। कंपैरिजन बस करना। देखो 28 के साथ 6 चाहिए था तो 56 के साथ कितना चाहिए? 12। बट इधर कितना दिया है? 10 ग्राम। तो ये काम है ना अमाउंट में। तो लिमिटिंग रिएजेंट में मिल गया कौन? H2। अब हमारे जो आंसर्स डिसाइड किए जाते हैं, कौन कितना बन रहा है, कौन कितना कंज्यूम हो रहा है, ये सब कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसलिए हम अब कंपैरिजन यहाँ से लेंगे कि ये अगर मैंने ये 6 ग्राम लिया होता तो ये कितना बनता? 34। अगर मैं इसको 10 ग्राम ले रहा हूँ तो ये कितना बनेगा? 34/6 × 10। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब 6 से इसको डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 6 6 जा 36 × 10, तो लगभग 60 ग्राम से थोड़ा सा कम आने और उसमें से सिर्फ एक सूटेबल ऑप्शन है। 60 ग्राम से थोड़ा सा कम ऑप्शन कौन सा? अपना
ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे सवाल जब भी आए आपके पास कैलकुलेशंस के लिए, तो ये नहीं कि पूरा एकदम, आप ऑप्शंस भी एक बार देखो कि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस। तो अपन कैलकुलेशन, अगर अपने पास 4 ऑप्शन है हाँ, तो हम अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं ऑप्शंस को यूज करके। देखो मैं क्या लास्ट तक कैलकुलेट करने गया, डिवाइड करने गया नहीं। 6 का मल्टीपल मुझे याद है 36, 6 टाइम 6 × 10 60, 60 से थोड़ा सा। और एक ऑप्शन आप देखो 82 दिख रहा है, नेक्स्ट आपको 14 ग्राम दिख रहा है, बहुत लार्ज डिफरेंस है ऑप्शंस में। तो एक ही अगर ऑप्शन ये ऐसा होता कि ये 56 होता है, ये 57 होता है, ये 58 तो होता अपने को कैलकुलेट करना पड़ता, तो प्रिसाइजली कैलकुलेट करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ऑन एनालिसिस अ सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 252 ग्राम 54 ग्राम आयोडीन एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का क्वेश्चन है और ये काफी आसान हो गया, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते समय तुम्हें क्या चाहिए होता है, एटम्स के मोल्स ही तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड बना रहा हूँ, कार्बन के 3 मोल हैं, हाइड्रोजन के 6 मोल हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, C3H6। हाँ, तो अभी देखो तुमको आयोडीन का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 254 ग्राम आयोडीन, जिसका एटॉमिक मास कितना है 127। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे आयोडीन के मोल्स कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा 254/127, 2 मोल आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ किसके मोल, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया बेटा 80, और एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये कितना आ गया 5। मतलब ये जो कंपाउंड है उसमें आयोडीन के कितने मोल्स हैं 2, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 5। तो फार्मूला क्या आ जाएगा I2O5। मतलब आपको क्या करना बेटा, समझ में आया? सिंपल सी बात ये है कि आपको बस मोल्स कैलकुलेट्स करने और इंपिरिकल फार्मूला आपको वही नंबर ऑफ मोल्स डाल दो उसके जगह पे। दैट विल बी द इंपिरिकल फार्मूले का मतलब ही क्या है कि भाई उस पूरे कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने कितने मोल्स होंगे, बिल्कुल, उससे हमें फार्मूला लिखना है। बिल्कुल। तो हमें मास दिया था, हमने मोल बनाया और उससे फार्मूला मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का, बस डाटा थोड़ा सा चेंज किया गया। मैंने वहाँ मास लेके मोल बनाया था, हाँ, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल दिया उसको मोल्स बनाना है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ, ठीक है, सबको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता है, क्या ये एग्जैक्ट उसी के इक्वल दिख रहा है? तो अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूँ 1 आएगा 1। तो कार्बन एटम कितना आ रहा है 1। अब देखो कार्बन एटम 1 के कितने ऑप्शन है हमारे पास, एक और 2, बट ये मल्टीपल में भी हो सकते हैं ना, हम और भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन के भी तो एटम्स दिए हैं सर, ऑफ कार्बन एटम 1.8 × 10⁻24 ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 3 × 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैं इन सबको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ मोल्स ऑफ कार्बन निकालता हूँ तो वो आएगा तुम्हारा 6 × 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23, दैट विल बी 1। फिर मैं निकाल रहा हूँ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का है तुम्हारा 1.8 × 10⁻24 अपॉन 6 × 10⁻23। तो ये तुम्हारा आ रहा है कितना, अगर मैं इसको इधर ले लूँ तो 10⁻23 कैंसिल, और ये 6 3 या 18, 3 आ जाएगा। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालने जाता हूँ, अभी सर अगर बच्चे अगर आप ध्यान देते हो, अपन अपने 2 भी कैलकुलेट किया तो रेशियो मिल सकता है ना। तो अभी 3 हाइड्रोजन्स इसमें दिख रहे हैं अपने को और एक नहीं, तो कार्बन ये पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकती है 1:3। एग्जैक्टली। ऑक्सीजन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का अगर मैं नंबर देखता हूँ तो वो कितना है तुम्हारा 3.0 × 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23। तो ये 0.5 आ गया ना बेटा। हाँ, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू अभी फ्रैक्शन में तो हम रख नहीं सकते, तो इनको इंटीजर बनाने के लिए तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। दिस विल बी 2, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 1। तो फार्मूला C2H6O। सो द ऑप्शन विल बी B विल बी द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज B ऑप्शन। ठीक है बेटा, एकदम रिलैक्स होकर सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी करनी। सो मतलब मोल्स अपने को कैलकुलेट करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि मोल्स कैलकुलेट करना, और वो फ्रैक्शन में आने नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको इंटीजर बनाने के लिए सुटेबल नंबर से आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इंपिरिकल फार्मूला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट के अलावा ये जीओसी में भी गिवन है। हाँ, अगर आप कभी जाओगे वहां पे तो जीओसी में भी हाइड्रोकार्बन्स के इंपिरिकल फार्मूला आता है। So we are moving to the next question. क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये हम आ गए कौन से टॉपिक पे, केमिकल इक्विलिब्रियम का काफी फेमस टॉपिक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट सर। और उसमें आपको इम्पैक्ट किसके देखने हैं, प्रेशर का इफेक्ट देखना है। हाँ, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का इफेक्ट क्या, वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट, कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट, टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट, और उसके बाद जब अपन इनर्ट गैस वगैरह ऐड करते हैं, तो उसके इम्पैक्ट, तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने इधर
आपके और लिए इनर्ट गैसेस के बच्चों दो केसेस होते हैं, एक जब कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में ऐड करते हैं वो और डिफरेंट केस, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में ना ऐड करो तब का अलग केस। तो आप मस्ट रिवाइज करने वाला टॉपिक बच्चों ने है। लीच एथिल प्रिंसिपल किया ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। आते हैं इनके डिस्कशन की तरफ। अभी देखो बेटा, यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसने तुम्हारा काम काफी आसान किया है, डेल्टा एच की वैल्यू अलग से दे करके। हाँ, नेगेटिव दिया उन्होंने, ठीक है, दिख रहा है ये एक्सोथर्मिक है, बट पता है ये कई बार क्या करते हैं, इस अमोनिया के साथ प्लस करके क्यू कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है सर ये तो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, बट यहाँ पे आप देखो अमोनिया से उतनी हीट रिलीज हुई है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट साइड में दिया है ना। हाँ, ये प्लस क्यू रिएक्टेंट साइड में होता तो एंडोथर्मिक होता, एग्जैक्टली। प्रोडक्ट साइड में होगा तो एक्सोथर्मिक होगा। अलग से डेल्टा एच दिया तो वो तो काफी आसान है, वहाँ तो कोई डाउट ही नहीं कि नेगेटिव को एक्सो और पॉजिटिव को एंडो कह रहे हैं। तो अभी हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हमने ये क्लियरली याद रखा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए नहीं। तो अगर मुझे इसको फेवर करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो टेम्परेचर शुड बी लो। अगर ये एंडोथर्मिक होता तो मुझे ज़्यादा चाहिए था। तो हमें ऑप्शन में टेम्परेचर अगर ढूंढना है तो क्या चाहिए, लो चाहिए। इधर टेम्परेचर दिया नहीं, इधर दिया नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है सर, इधर हाई टेम्परेचर लिखा है, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे लो टेम्परेचर दिख रहा है, बट केवल इसको देख के आंसर नहीं कर सकते, बाकी का कंफर्मेशन भी जरूरी है। अब देखो प्रेशर का अगर हम चेंज देखें तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां गैस के मोल्स कम होते हैं। हाँ, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, तो जो अपन वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं उसका इनवर्स प्रेशर के लिए। तो अब देखो यहाँ पे कितने गैस के मोल हैं, 4, और यहाँ पे 2 मोल्स हैं। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, और मुझे फॉरवर्ड ही तो लेके जाना है। बिल्कुल। तो प्रेशर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी लो। और दूसरी चीज, कभी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट बढ़ाया तो बैकवर्ड। तो अगर मैं N2H2 में से कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ किसी का तो भी किधर जाएगा, फॉरवर्ड। तो अभी ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो फेवर कर रहे हैं किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2। हाँ, ये क्यों रॉन्ग हुआ बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने लिखा है N2 को डिक्रीज करना। अगर मैं N2 को डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन तो बैकवर्ड जाएगा। और कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट नहीं करता है, वो रेट बढ़ाता है और इक्वल रेट बढ़ाता है फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड। बेसिकली वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कम करने के लिए यूज करते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, आपको पता होगा ये ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर भी टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, ये हेबर्स प्रोसेस के नाम से रिएक्शंस जाना जाता है। तो कैटलिस्ट और इसके प्रमोटर्स का भी नाम पूछा गया, प्रमोटर्स का भी नाम पूछा गया। कैटलिस्ट यहाँ पे आयरन यूज होता है और प्रमोटर। एक बार एक सवाल हमने देखा था इसी हेबर्स प्रोसेस के ऊपर, आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो लो टेम्परेचर है, दिस शुड नॉट बी वेरी मच लो, बहुत लो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे भी रिएक्टिविटी घट जाएगी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है उसका। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको Kc की वैल्यू दी हुई है, एक इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। Kc गिवन है आपको, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, हमें नहीं पता कि वो टाइम इक्विलिब्रियम है या नहीं है, एट अ गिवन टाइम आपको A, B और C तीनों का कंसंट्रेशन गिवन है। एग्जैक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। रिएक्शन कोशिएंट बोले तो Q, और Q और K का फॉर्मूला सेम ही होता है, बट K केवल इक्विलिब्रियम पे डिफाइन हो सकता है, Q जो है वो कभी किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे Q का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। और देखो बेटा A B C इक्वल है ना, तो ये ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। Q का वैल्यू जो हमारा आया वो कितना आया 1, और K का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻³ तो क्या ऐसा रिलेशन आ रहा है, Q इज ग्रेटर देन K। देखो Q की वैल्यू K से क्या है ज्यादा, और जब भी Q ग्रेटर देन K होगा तो रिएक्शन खुद को किधर लेके आएगा, बैकवर्ड। Q K से कम होगा तो किधर लेके जाएगा, फॉरवर्ड, और Q और K के इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम। तो ये वाला केस आया हमारा, किधर जाने वाला है, बैकवर्ड। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, तीसरा करेक्ट होगा। रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो रिएक्शन कोसेंट इज मच इंपॉर्टेंट। रिएक्शन कोसेंट्स के सवाल आते हैं और ये आपको रिवाइज होना चाहिए। बेसिकली सर ने जो ये 3 बातें आपको बताई है मेन इंपॉर्टेंट, कि रिएक्शन कोसेंट कैसे रिलेट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ये अपने लिए मच इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखो। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बेटा उसी लीच एथलर प्रिंसिपल के ही ऊपर है क्वेश्चन। इन्होंने कुछ तो मैच कॉलम दिया है, आपको वो रिलेट करके देना है कि भाई कौन सा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को हाफ किया है ऑप्शन नंबर ए में। वॉल्यूम को हाफ करना मतलब प्रेशर को डबल करना। बिल्कुल। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जहाँ गैस के मोल्स कम होते हैं। तो
टास्क क्या है वो देखते हैं। विच रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमें जो ढूंढना है वो क्या है पहले वो पता रहना चाहिए। तो आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है चेंजेस को देख के। तो अगर मैंने वॉल्यूम हाफ किया तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करने पे कोई रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाएगा जब उसके प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल्स कम होंगे। देखो पहला तो जा नहीं सकता क्योंकि गैस के मोल ज्यादा है, दूसरा भी गैस के मोल ज्यादा है, तीसरा तो इक्वली है। तो कौन सा ऑप्शन आया बेटा, ऑप्शन नंबर डी। और हम लोगों ने जस्ट अभी यही रिएक्शन डिस्कस किया था सर। डी को हमने किससे मैच कर दिया, पी से। अब चेक करते हैं क्या ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, नहीं दो ही है, एक ए और एक सी। तो अब इसके बाद देखो क्यू में क्यू को ए से मैच किया और क्यू को सी से मैच किया है। तो मुझे लगता है कि बस क्यू को सिर्फ क्यू अगर अपन चेक कर ले तो अपने को आंसर मिल जाएगा। और ऐसा करने में कुछ बुराई वाली बात नहीं है, ऐसा करना चाहिए, दिस इज स्मार्टनेस। टाइम बचेगा। तो अगर मैं क्यू को देखता हूं तो यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ हीलियम, इनर्ट गैस आ गया ना। कांस्टेंट प्रेशर पे जब ऐड करते हो तो वो किधर शिफ्ट होता है, जहां गैस के मोल्स ज्यादा होते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इंपैक्ट ही नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अभी मुझे देखना है कि किस रिएक्शन में गैस के मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट साइड में। तो ए में है, हाँ गैसियस मोल्स ज्यादा है। सी में है, सी में नहीं है, देखो सी में तो इक्वल है, जीरो है, इक्वल। डेल्टा एन जी जीरो है तो हीलियम का, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का तो इम्पैक्ट ही नहीं है, बिल्कुल सर, समझा। तो इसका मतलब मुझे क्यू को मैच करना है किससे, ए से। और वो अपने को वो केवल किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखो बच्चों आर और एस की डिपेंडेंसीज खत्म हो गई, अपने को इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। और टाइम बचा बिल्कुल, टाइम सेविंग इज इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं, 3 आर है, हो सकता है कोई एक पेपर लेंथी आ जाए, बिल्कुल। तो इधर का टाइम बचा के आप वहां पे यूज कर सकते हो। और जनरली मेंस लेवल पे तो मुझे ऐसा दिखा सर, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे ही डिजाइन करे जाते हैं कि दो डिस्कार्ड किए जा सकते हैं, आपका तो काम हो सकता है, बन सकता है। तो अभी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन बेटा ये है तुम्हारा केपी और केसी के रिलेशन के ऊपर बेस्ड। फॉर्मूला मुझे लगता है सबको याद होगा केपी केसी के रिलेशन का, मैं एक बार लिख के भी दे देता हूँ। अगर मैं केपी का इक्वेशन देखूं तो केपी जो है वो होता है केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। और ये सबसे फेवरेबल मतलब फॉर्मूला है मुझे लगता है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो हर बच्चों को याद होना चाहिए। अब इन्होंने किया क्या, वो क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक रिएक्शन है जिसका के सी दिया है, बिल्कुल 4, और टास्क है हमारा एक किसी दूसरे रिएक्शन के केपी की वैल्यू निकालने का। अब देखो क्या ये दोनों रिएक्शन सेम है, नहीं है, बनाया जा सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन से इस रिएक्शन का केसी निकालेंगे, बिल्कुल, और फिर रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो इसने रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल। तो जब आप किसी को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकेट होके स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। और उसको प्रॉपर्टीज के अंदर सिखाया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रॉपर्टीज में, कि अगर आप रिवर्स करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके पावर में चला जाता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के केसी की वैल्यू लिखूं तो वो आएगा तुम्हारा 1/4 का स्क्वायर। सही है बेटा, देखो रिएक्शन को रिवर्स किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकेट होकर के स्क्वायर हो जाएगी। अब मुझे इस केसी को क्या बनाना है, केपी, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये हो गया तुम्हारा 1/4 स्क्वायर इनटू, देखो टेम्परेचर दिया है क्या बेटा क्वेश्चन में, हाँ 527 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 273 ऐड करेंगे। तो और ये कई बार बच्चे सर स्किप करते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करना उनको ध्यान नहीं रहता है। ऑप्शन में तो चलो उन्होंने 800 यूज किया तो कोई टेंशन नहीं है, बट ये आपके भावनाओं के साथ खेल सकते थे 527 देके किसी ऑप्शन। एग्जैक्टली। तो इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा केल्विन में। तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू आर रहने देता हूँ, टेम्परेचर कितना ले रहा हूँ 800, और डेल्टा एनजी की वैल्यू बेटा इस रिएक्शन की देखनी है, इसकी जिसका तुम केपी निकाल रहे हो, ये नहीं कि पहले का देख लेना है। एग्जैक्टली। अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी देखूं तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल गैस है और रिएक्टेंट साइड में 4 -2, तो यहाँ पे पावर क्या रहेगा, -2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अंदर ले लूँ मल्टीप्लाई करके तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ना बेटा, देखो हाँ, क्योंकि दोनों का पावर है तुम्हारा 1 का 4 स्क्वायर, और इसको अगर मैं नीचे लूँ तो ये हो जाएगा 1/800 R का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, -2 का +2 हो जाएगा। अब देखो इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर, तो इनको मर्ज कर देते हैं, मर्ज करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू 1/800 R का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन सी विल बी, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। थोड़ा सा उन्होंने ऑप्शंस को घुमाए
और कुछ नहीं अब किया। अभी आपने जैसा देखा होगा, सर ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो सर ने डायरेक्टली KC इक्वल टू 1/4 स्क्वायर लिखा, इस चीज को यहीं पे समझते हुए कि रिएक्शन को रिवर्स किया गया है। कई बार कई बच्चे क्या करते हैं सर, पूरा रिएक्शन लिख के उसको रिवर्स करने लगते हैं, तो वो आपका टाइम किल करेगा। तो ये स्मार्टनेस थोड़ा सा अपना इंप्रूव करो कि मन में कुछ स्टेप्स तो जरूर ही से कैलकुलेट हो जाने चाहिए आपको। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सीरीज देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने हर चैप्टर के जो फेमस चीज़ें हैं वो उठा के यहाँ पे डालने का ट्राई किया। 500 क्वेश्चन में तुम्हारा केमिस्ट्री ढंग से रिवाइज हो जाएगा। हाँ, और वो उतने ही सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आप PYQs भी देखोगे तो उसका एक ट्रेंड होता है, कॉमन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार 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 बार। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इधर आपको प्रेशर चेंज कर रहा है और पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर फिक्स रख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो तुम्हें पता है के जो है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन एक्सो और एंडो, क्योंकि और ये बहुत फेमस सा पार्ट है जिसको अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, और इसको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी अपन एज इट इज यूज करते हैं। तो हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एग्जैक्टली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। बट अगर तुम टी चेंज नहीं कर रहे हो तो के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप प्रेशर कितना भी चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रहेगा रिमेन कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चंस में आप देखो ढंग से, तो कुछ भी मतलब सिर्फ एक कंसेप्ट है जिसको पकड़ के रखना है आपको, और एकदम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपके सामने पेपर में, और ऐसे क्वेश्चंस एकदम बीच बीच में छुपे रहते हैं। 25 में से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बट बच्चे उसे क्वेश्चंस भी स्किप करते हैं, कई बार उनको जल्दीबाजी होती है या वो फिर छोड़ देते हैं। तो आपको बेसिक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 20th नंबर क्वेश्चन। अब ये भी देखो बेटा, इसमें भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है या कुछ हमें दिमाग लगाना नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए। तो अगर लॉजिकली बात करो तुम तो इक्विलिब्रियम की कहानी क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, और एक टाइम जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की रेट दोनों बराबर होगी, इक्वल हो जाएगी, इक्वल। सो वी कैन राइट रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अपने को ढूंढना है कि ये किस ग्राफ के अंदर है। तो एक ग्राफ है, देखो ग्राफ नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। ये जो इस पॉइंट है ये टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ दोनों क्या हो गया बराबर। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अब बाकी देखो, तुम कोई भी ग्राफ देखो, क्या कहीं पे आर एफ आर बी की इक्वल कांस्टेंट हो, इक्वल होकर के और चेंज नहीं हो रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो अपन आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपका देखा जाए तो ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सिंपल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। देखो अभी आपको इस रिएक्शन का के दिया हुआ है, के सी और के एफ भी दिया हुआ है। देखो ये तुम्हारा, एंड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन द के वैल्यू इज 10 टू द पावर 5। बैकवर्ड का बताना है तो हमारे पास एक सिंपल रिलेशन है, के सी इक्वल्स टू के एफ बाई के बी, जो अपन डेरिवेशन के समय भी डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, के सी इक्वल टू के एफ बाई के बी। बस बेटा फॉर्मूले में वैल्यूज रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है अपने को। और जहां तक देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द रिएक्शन इज 100, तो इसको रखेंगे अपन बेटा 100, एंड के एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 टू द पावर 5। सो वी नीड टू कैलकुलेट के बी। तो आप यहाँ से के बी बहुत आराम से निकाल सकते हो। के बी विल बी 10 की पावर 5 बाई 10 की पावर 2, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 3। और ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? आई होप सबको समझ में आ रहा है, और आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखिए, 500 नंबर तक के क्वेश्चन तक, ठीक है। हम इसको ब्रेक डाउन करके, हमने ट्राई किया था कि एक दिन में डालेंगे, बट अगर एक दिन में हमने पूरा रिकॉर्ड करके अपलोड किया तो मुझे लगता है कि 7-8 घंटे के वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे, और वो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। और ऐसा आप मान के समझ सकते हो कि 50 क्वेश्चंस का एक सेट है जो आप एक दिन के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 डेज बचे हैं, जिनका भी शिफ्ट 28 को होने के लिए तो और भी थोड़ा टाइम है। और अगर लेकिन 1-1.5 घंटे भी, मुझे लगता है 2 घंटे भी बैठ के देखे तो अपन पूरा कवर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि विद इन 1.5 आवर हम आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करके दे दें, ताकि आपको ज्यादा टाइम देखना ना पड़े, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो और कम टाइम में। कई बार सर बहुत बच्चों से बहुत क्वेश्चंस बन भी जाते होंगे, तो आप उसको डायरेक्टली स्किप करके आगे बढ़ सकते हो कि हाँ आंसर क्या है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप उसको आगे लेके जा सकते हो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22।
सो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप. द क्वेश्चन इज इन अ 0.25 लीटर कंटेनर, एक 0.25 लीटर का कंटेनर है. डिसोसिएशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ NO, 4 मोल्स NO का डिसोसिएशन कराया गया है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है 10%. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू दी हुई है 10% के बराबर. तो अपने से पूछा जा रहा है कि केपी ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू बताइए. अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट समझना है. केपी निकालने के लिए जनरली मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है. बिल्कुल बिल्कुल. बट यहाँ प्रेशर के बारे में कुछ भी दिया, मोल्स के बारे में सब कुछ दिया हुआ है. मोल्स दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो कंसंट्रेशन ही आ सकता है. हाँ. तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली यही होने वाला है कि डेल्टा एन जी 0 होगा. क्यों? क्योंकि डेल्टा एन जी 0 हो गया तो केपी केसी इक्वल हो जाएगा. तो तुम यहाँ केसी निकाल दो. सर ने अभी भी जस्ट एक फॉर्मूला यूज भी करा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, एंड सिंस डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 0 तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं केपी इक्वल टू केसी. तो हम यहाँ पे केसी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए डाटा दिया हुआ है और उसके लिए डेटा दिया हुआ है. तो केसी के लिए अगर इक्वेशन अपने को लिखना है तो वी कैन राइट केसी इक्वल्स टू concentration of N2 into concentration of O2 divided by concentration of NO का स्क्वायर. और ये जो वैल्यू निकल के आएगी यही वैल्यू हमारे लिए क्या दे देगा? केपी का वैल्यू. अगर ये सवाल में प्रेशर का डेटा गिवन होता तो ऑब्वियसली केपी निकाल सकते थे, बट उसने बिना प्रेशर के डेटा के केपी अपने से पूछा है, मतलब अपने को केसी के टर्म्स में ही जाना है. अब देखो यहाँ पे तुम्हें इसका इनिशियल मोल कितना था? 0 थे ऑब्वियसली. उसका केवल कितना परसेंट ब्रेक करना है? 10%. तो 4 का 10% कितना होता है बेटा? 0.4. तो मैं अगर इसमें से 0.4 मोल कंज्यूम करता हूँ तो ये कितना बचेगा? 3.6 बचेगा. 0.4 कंज्यूम हो गया. Exactly. अब देखो ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल. ये 0.4 कंज्यूम हुआ तो ये कितना बनेगा? 0.2 और ये भी कितना बनेगा? 0.2. ये इनके मोल्स आ गए. बट हमें यहाँ मोल्स रखना है या कंसंट्रेशन रखना है? कंसंट्रेशन. तो इनको डिवाइड बाय वॉल्यूम भी तो करना पड़ेगा. बिल्कुल. और वो वॉल्यूम दिया है 0.25. तो ये सारी वैल्यूज को 0.4, 0.25 से डिवाइड करेंगे और फिर लाके यहाँ. और कई बार ऐसे सवाल में क्या होता है, अपने को आदत होती है डायरेक्टली मोल्स पुट कर देने की. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का फैक्टर दोनों तरफ से कट जा रहा होता है. यहाँ भी ऑब्वियसली कट जाएगा. वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा. मोल भी रखोगे तो गलत नहीं होगा. तो वी कैन डायरेक्टली पुट मोल्स 3.6 सॉरी N2 का 0.2 है. 0.2 into 0.2 डिवाइडेड बाय 3.6. तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर. और ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है. 0.2 into 0.2 डिवाइडेड बाय 3.6 का स्क्वायर. और कन्वर्ट करना है, इधर उन्होंने अलग फॉर्मेट में दिया है. फॉर्मेट में दिया है. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं यहाँ का पॉइंट हटाता हूँ तो ये आ जाएगा 4 36 into 36. तो अब देखो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये कितना हो गया? 9. तो ये आ गया तुम्हारा 1/9 into 36. अब इसको जो है उस ऑप्शन से रिलेट करना है. तो अगर मैं इसको चेक करूँ ना तो ये मुझे लगता है कि 18 का स्क्वायर हो रहा है सर. 96 हाँ 18 का स्क्वायर हो जाएगा सर. बिल्कुल. तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए. और अगर आपको नहीं चमक रहा कि सर ने कैसे बोला 18 का स्क्वायर, तो यू कैन ब्रेक डाउन 36 into 18 into 2 और 9 into 2 भी 18 हो जाएगा. सो बेसिकली 18 into 18, सो 1/18 का स्क्वायर. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन. The solubility product for a salt of the type AB3. AB3 टाइप का एक सॉल्ट है और उस सॉल्ट के लिए solubility product दिया हुआ है and it is given as 2.7 into 10 की पावर -15. solubility product मतलब KSP. So KSP का डेटा दिया है 2.7 into 10 की पावर -15. What is the molarity? ये जो बेटा सॉल्ट है वो AB3 टाइप का है. तो AB3 टाइप के लिए KSP का रिलेशन क्या होता है? 27 S/4. अब ये डिराइव करना आना चाहिए. बिल्कुल. तो उसके लिए तुम बस एक रिलेशन याद रख लो. KSP की जो वैल्यू होती है वो होती है x⁻x into y⁻y into s⁻x plus y. ठीक है. और ये रिलेशन जो अभी सर ने लिखा, ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए. कहीं भी जनरलाइज करके आप इसका इस्तेमाल. लास्ट ईयर तो पता है सर, इस पे जेई के पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ मैच कॉलम का क्वेश्चन था. इधर सॉल्ट दिया है, इधर KSPS का रिलेशन दिया है, बस वो मैच करके देना है. और वो बच्चों से इसलिए स्किप करे होंगे क्योंकि उनको जनरलाइज फॉर्म में याद नहीं रहा होगा. तो अभी क्या करोगे बेटा, यहाँ से देखो x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ और y की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ? 3. यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो 1/1 1 की पावर 1, y की वैल्यू लिया 3 की पावर 3 और s पावर 1 plus 3. s की पावर 1 plus 3. 1 प्लस हाँ 1 प्लस s पावर s पावर 1 s की पावर 1 प्लस 3, क्योंकि s की पावर कितनी है? x प्लस y. और x की वैल्यू हमने ली है 1 और y की वैल्यू ली है 3. तो ये अपना आ गया बेटा 27 s पावर
4, अब मुझे इस पूरी वैल्यू इससे इक्वेट करना है क्योंकि और यही solve करना KSP के है। बराबर है। सो KSP इक्वल टू है 27 इंटू एस की पावर 4 एंड इट इज गिवन एज 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इक्वल टू 27 इंटू एस की पावर 4। और इसको आप ढंग से देखो तो ये कटने जैसी वैल्यू है जो कि बहुत आराम से, अब देखो इसको अगर मैं 27 लेता हूँ तो ये -16 हो -16 हो जाएगा, जाएगा। ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब अपने पास आया 10 की पावर माइनस 16 इक्वल टू एस की पावर 4 और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4 का स्क्वायर या फिर 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर ये है s की पावर 4। सो s इक्वल टू आ रहा है 10 रेज टू द पावर -4। यही पूछ रहा था हमसे, मोलैरिटी तो पूछ रहा था, मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। डी आ रहा है क्या सर? डी आएगा क्या? या अपन ने कैलकुलेशंस में कुछ s टू द पावर 4 इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर -16। सो 4 इंटू 4 16 को तो ब्रेक डाउन करके अपन लिख ही सकते हैं। ठीक है, अपना ऑप्शन जो मैच हुआ वो आया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो इसमें पिछला तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वो आप काफी आराम से आप कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट का। कॉमन आयन इफेक्ट के लिए देखो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि इसमें क्या करना है हमें। काफी आसान है बट वो आपको क्लिक होना आना एग्जैक्टली। अब देखो आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है AgCl का, कितना 10⁻⁻10। तो अगर मैं AgCl का इक्वेशन लेता हूँ ब्रेकिंग का, ब्रेकडाउन का, तो ये ब्रेक होकर क्या बनाएगा आपको Ag प्लस और Cl माइनस। ठीक है, उसी कंटेनर में तुमने क्या डाल दिया है KCl। अब KCl तो पूरा ही ब्रेक हो जाएगा, पूरा ब्रेक होकर क्या देगा K प्लस और Cl माइनस। अब देखो अगर मैं इसको इनिशियल कंसंट्रेशन C लेता हूँ तो ये 0 0 होगा, बाद में इसकी सॉल्बिलिटी अगर मैं S पकड़ता हूँ तो ये C माइनस S होगा, ये S होगा और ये भी कितना होगा S। इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.1 है, ये 0 और ये 0 है, 0 बाद में ये 0 होगा क्योंकि पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये बचेगा 0.1 और ये भी बचेगा 0.1। अब देखो क्या बेटा यहाँ ये कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, एक ही कंटेनर में ब्रेक हुए हैं ना ये, एग्जैक्टली। तो ये है तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट। अब एक चीज सोचो, अगर मैं इसके KSP का इक्वेशन लिखता हूँ AgCl का, तो KSP ऑफ AgCl होगा तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तुमने इस पूरी कहानी में क्या टेम्परेचर में कुछ चेंजेस किए हैं? नहीं। और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो ये वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। और अभी डिस्कस किया था हम लोग ने जस्ट एक सवाल कि K ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे KSP की जो वैल्यू है वो लिख ले रहा हूँ 10⁻10। अब यहाँ पे सोचो कॉमन आयन की वजह से ये रिएक्शन तो बैकवर्ड जाएगा ना, तो बैकवर्ड जाएगा तो ये जो S है जितना पहले था क्या उतना रहेगा या उससे कम हो जाएगा? उससे कम होगा ऑब्वियसली। तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ S न्यू और इसको भी क्या पकड़ रहा हूँ S न्यू। और जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन है क्या वो इन दोनों को ऐड करके आएगा S न्यू और 0.1। एग्जैक्टली। अब देखो तुम बेटा जानते हो कि ये जो सॉलिबिलिटी ऑलरेडी बहुत लो होती है और तुमने कॉमन आयन डाल दिया तो ये और भी काफी कम हो गई, और भी काफी कम हो गई। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट। तो जब मुझे Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इस फॉर्मूले में यूज करना है तो मैं 0.1 प्लस S न्यू को केवल क्या लिख सकता हूँ 0.1। और Ag प्लस को तो हमने क्या मान रखा है S न्यू जो हम निकालने वाले हैं, तो मैं Ag प्लस को लिख रहा हूँ S न्यू। ठीक है, पावर तो 1 ही है, और Cl माइनस को मैं कितना लिख रहा हूँ 0.1। इसको इधर भेजा तो जो न्यू सॉलिबिलिटी है वो आ गया तुम्हारा 10⁻⁹ आ गया। एग्जैक्टली, समझा बेटा, न्यू सॉलिबिलिटी इज 10⁻⁹ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन था। और अपने से रेशियो पूछा था सर कि रेशियो। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl दिस टू द ओरिजिनल। तो अब देखो ओरिजिनल तो सीधा इसका फॉर्मूला है KSP क्या होता है S स्क्वायर। तो यहाँ से S की वैल्यू जो पुरानी वाली थी S ओल्ड वो आ जाएगा अंडर रूट KSP। तो अंडर रूट 10⁻⁻10 लोगे तो कितना आएगा 10⁻5 आएगा। ठीक है, और ये कितना आया तुम्हारा 10⁻9। और तुम्हें करना क्या है, न्यू वाले को ओल्ड वाले से रेशियो लेना है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ S न्यू अपॉन S ओल्ड। ठीक है, तो न्यू वाली वैल्यू अपनी कितनी आई है सर 10 की? न्यू वाली वैल्यू आई है 10⁻9 और ओल्ड वाली वैल्यू थी 10⁻5। तो अपना आंसर आ जाएगा 10⁻4। दिस विल बी आंसर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन इज ए। दो टास्क इस क्वेश्चन में कराया आपसे, एक तो तुमने सीधा वाटर में डाला AgCl को, KSP पता है तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी उसके रिलेशन से। एग्जैक्टली। और वो वैल्यू थी 10⁻5। और इस ऐसे में बहुत जल्दीबाजी जब आपको बच्चों रहेगी तो आपको 10⁻⁹ मिला, वो भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो कई बार अपन जल्दी से टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है बेटा कि वो पूछ क्या रहा है,
आप 10 सेकंड 15 सेकंड की जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे और इवन की 10 की पावर -5 भी दे रखा है सर ऑप्शन ठीक में। है, बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि यार हमने अगर 10 सेकंड और देखा होता क्वेश्चन ढंग से तो हमारा आंसर सही। और ये जो तीनों ऑप्शंस अलग अलग आए अपने तीनों के तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल है, 10 की पावर -9, 10 की पावर -5। तो हमें लेना था न्यू वाली सॉल्बिलिटी का पुरानी वाली सॉल्बिलिटी के साथ रेशियो और वो आ रहा है 10⁻⁴। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 5 ठीक है, इधर अपने को दिया है एक वीक एसिड है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है Ka की वैल्यू। वीक एसिड के लिए हमें दिया हुआ है Ka का वैल्यू और वो वैल्यू है 10⁻⁴। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ Ka है वीक एसिड का 10⁻⁴। और हमने देखो उस वीक एसिड का सॉल्ट बनाया है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाला होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक बेसिक सॉल्ट बना रहे हैं और उसका पीएच निकालना है। क्या करना है? बेसिक सॉल्ट का पीएच फाइंड करना बच्चों अपने। अब इसका तो देखो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। बेसिक सॉल्ट के पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa + 1/2 log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अरे ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मतलब कुछ फॉर्मूला तो अपने को स्किप नहीं करना है। फिजिकल में आपको जल्दी आंसर लाना है बेटा, फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। ठीक है, वहां पे डिराइव करने जाओगे तो आधे घंटे लगते हैं। मुझे लगता है बहुत लोग सर ये फॉर्मूला स्किप करते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अब मुझे बस यहाँ वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, कर लेते हैं हम सॉल्व। ठीक है, अब देखो इसमें से एक ऑप्शन तो स्किप हो गया, कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, बेस का पीएच 7 से कम थोड़ी आ जाएगा, नहीं होगा। तो बच रहा है 8, 10, 13। अभी भी कोई फायदा है नहीं, बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं हम इसको। तो हो जाएगा 7 + 1/2। अब देखो इसका तुम pK निकालोगे तो 4 आएगा ना बेटा। 10⁻⁴ का एंटी लॉग लेंगे, निगेटिव लॉग, तो वो आ जाएगा तुम्हारा। ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोगों को ध्यान रहता ही है। प्लस 1/2 लॉग। अब देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है हमें कितना? 10⁻²। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻²। अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया 2, 7 + 2 कितना हो गया? 9। और ये बच्चों 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, log 10 की वैल्यू 1 के बराबर। तो ये -1 माइनस में आएगी। तो 9 - 1 कितना बचा बेटा? 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूला इज और ये क्वेश्चंस आपको देखो, अब ये हमने बेसिक सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला बताया, आपको एसिडिक सॉल्ट का भी पता होना चाहिए और आपको वीक एसिड वीक बेस का भी जो सॉल्ट बनता है उसका भी पीएच पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है। सो चलो ये क्वेश्चन नंबर 26। ये तो काफी आसान है आपके लिए। आपको यहाँ पे दिया है एक स्पीसीज और उधर तुम्हें उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो आप देखो कॉन्जुगेट पेयर में एक रूल था कि अगर आप एसिड से बेस बना रहे हो तो H निकालना पड़ेगा, और बेस से एसिड बना रहे हो तो H ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका बेस बना रहे हैं तो H निकाल दो। अगर मैं इसमें से H निकालता हूँ सर तो ये कार्बोनेट बनेगा। तो A विल मैच टू कार्बोनेट। सो A के साथ ये ABCD और ये PQRS है। मैं तो चाहूंगा लिख दीजिए, तो मैं R को मैच करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ PQR एंड S। तो देखो A को हम किससे मैच कर रहे हैं? R से। ठीक है, B को हम किससे मैच कर रहे हैं? P से। C को हम किससे मैच कर रहे हैं? S से। और D को हम किससे मैच कर रहे हैं? Q से। तो R P S Q कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। सेम सवाल जो सर अभी बोल रहे थे आपको, अभी हमने इसमें से एक H निकाला है क्योंकि अपने को कंजुगेट बेस चाहिए। इसी में बस एक H जोड़ सकते हैं अगर अपने को कंजुगेट एसिड चाहिए। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सर, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। हाँ ठीक है, एम्फीप्रोटिक वाले सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? जो H+ दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। अगर ये दोनों नेचर शो कर रहे हैं, ऐड भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। जैसे उसके कुछ अगर फेमस एग्जांपल है तो वाटर एम्फीप्रोटिक है, क्योंकि वाटर से आप H+ निकाल सकते हो। अमोनिया एम्फीप्रोटिक है। अमाइन तुम कोई भी ले लो, अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव लिया, एम्फीप्रोटिक है वो। ठीक है, और ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे ख्याल जो भी पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड, उनके जो बीच में कंपोनेंट्स बनते हैं वो भी कैसे होते हैं? एम्फीप्रोटिक। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तो HSO4- बनेगा, बिल्कुल वो H दे भी सकता है और H। जैसे फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड के 3 होते हैं कंपोनेंट, उसमें से 2 बनते हैं। ठीक है, एक तो फास्फोरस और एक हाइपोफॉस्फोरस वाला जो केस है वो दोनों होता है। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सिल्वर क्लोराइड इज मोस्ट सॉल्युबल। ये काफी फेमस क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन काफी फेमस है और अगर वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप स्किप करोगे, गलत करोगे, बाद में रिग्रेट होगा आपको कि क्वेश्चंस आता हुआ नहीं कर पाते। ये जो ए ऑप्शन है यहाँ तो तुमने कॉमन आयन डाला है, सिल्वर क्लोराइड का तुम्हारा कंपाउंड है तो उसमें Ag और Cl दोनों कॉमन आयन होंगे ना, तो तुमने यहाँ देखो Ag डाला है, कितना मोल?
0.1, यहाँ तुमने Cl डाला है कितना मोल 0.1, तो जितना कॉमन है तुमने ए में डाला उतना बी में डाला, तो इन दोनों की सॉल्बिलिटी तो सेम हो गई ना। एग्जैक्टली, सॉल्बिलिटी क्या हो गई? सेम। अब वाटर में डालोगे तो वाटर में तो कोई कॉमन आयन है नहीं, तो यहाँ की सॉल्बिलिटी उन दोनों से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डी में होगा। अब ये कैसे हो गया कि हमने सिल्वर क्लोराइड को अमोनिया में डाला तो वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल कैसे हो सकता है? उसका रीज़न है, देखो जब आप AgCl को ब्रेक करते हो, सिल्वर क्लोराइड था, आपने इसको ब्रेक किया था और ये ब्रेक होकर डिजॉल्व होकर क्या बनाया था? Ag प्लस और Cl माइनस वाटर के अंदर। अब तुमने इसमें क्या मान लो कि अमोनिया डाल दिया, तो अमोनिया डालते ही अमोनिया क्या करेगा? इस Ag प्लस के साथ कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अब देखो हो क्या रहा बेटा, तुम्हें अगर अच्छे से पता हो लीच-एथलेट प्रिंसिपल, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया ना, क्योंकि तुमने उसको क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स। तो अगर प्रोडक्ट को तुमने कम किया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया तो पहले से सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बड़ी ज़्यादा। तो इसीलिए सिल्वर के किसी भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी वाटर से भी ज़्यादा किसमें होता है? अमोनिया में। और ये मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स तो बहुत पॉपुलर भी है, बच्चों को पता है। ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर ऐसा लिख के आ गया असर्शन में कि द कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स आर मोस्ट सॉल्युबल इन अमोनिया, तो रीजन क्या लिखा होना चाहिए? सिल्वर आयन फॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। एग्जैक्टली, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। और सिल्वर जनरली कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। सिल्वर इज वेरी पॉपुलर इन मेकिंग कॉम्प्लेक्सेस विद नाइट्रोजन कंटेनिंग लाइक अमोनिया कंपाउंड्स। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये भी कुछ बफर सोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया। देखो बफर सोल्यूशन तो काफी फेमस एग्जांपल है आनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, यहाँ पे बस क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन बफर सोल्यूशन बना रहा है। मतलब अपने को सिर्फ कंडीशंस ध्यान रखना है बच्चों। इक्वल वॉल्यूम डाला है और हमें चाहिए कि कौन बफर बना रहा है। तो देखो हमने एक पॉइंट तो बफर बनाने का जो सबसे पहला कंडीशन है वो याद किया होगा कि अपने पास वीक एसिड होना चाहिए और उसके सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। एग्जैक्टली, या फिर वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे सब एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है। अब एसिड बेस में भी कॉम्बिनेशन है। तो तीसरा केस क्या है कि अगर तुम वीक एसिड को बेस के साथ मिक्स कर रहे हो, बेस तुम स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, वीक भी ले सकते हो। बस कहानी है कि ये एक्सेस में होना चाहिए, तो एसिडिक बफर बन जाएगा। एग्जैक्टली, और वीक बेस ले रहे हो, इसके साथ तुम एसिड डाल रहे हो, बेसिक बफर बना सकते हैं। और इसको तुम एक्सेस में ले रहे हो तो क्या बना सकते हो? बेसिक बफर। तो वही हमें यहाँ चेक करना है। देखो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम लिया और मोलरिटी भी इक्वल लिया है तो कोई भी एक्सेस में नहीं है ना। इक्वल होगा, सॉल्ट बन जाएगा। वो भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट। इधर आएंगे, देखो ये तुम्हारा वीक बेस है ना, ये कम है और स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है। हमने क्या बोला था? वीक वाला एक्सेस में होना चाहिए, तब बफर बनता है। तो ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। सी को चेक करता हूं मैं। सी में फिर से देखो, ये तुम्हारा एक्सेस में है और ये तुम्हारा लिमिटिंग है। अब काम हो जाएगा और क्या बन जाएगा? बेसिक, क्योंकि अपने को वीक में चाहिए था वीक वाला केस। वॉल्यूम तो सेम ही है, वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो मोलैरिटी से डिसाइड होगा ना कौन एक्स्ट्रा है। एग्जैक्टली। तो मोलैरिटी जो है इसका देखो 0.1 है और इसका 0.05 है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना। और बनेगा कौन सा बफर सर? बेसिक बफर। बेसिक बफर। मैं चाहूँ तो मैं इसको एज अ रिएक्शन करके दिखा देता हूँ बच्चों को। हाँ, थोड़ा कॉम्पिटिटिव तो इक्वल हो गया ना। अब मैं सी वाला करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं NH4OH को रिएक्ट कराता हूँ HCl के साथ, तो ये कंबाइन होकर बनाएगा NH4Cl प्लस H2O। अब देखो मान लो मैं वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूँ 100 ml दोनों का, इक्वल वॉल्यूम बोला था ना उसने, तो मैं 100 ml मान ले रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा 100 × 0.1 कितने मिलीमोल्स? 10 मिलीमोल्स। और ये हो गया 100 × 0.5 कितने मिलीमोल्स? 5 मिलीमोल्स। ये 0 है। रिएक्शन होने के बाद देखो ये कितना मिलीमोल बचेगा? 5। ये तो लिमिटिंग है, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 5। और ये भी कितना बनेगा? 5। तो आफ्टर रिएक्शन अब जरा ध्यान से देखो, कंटेनर में कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। यही तो कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट। मतलब अगर वीक बेस एक्सेस में हो रहा है तो अपन कैसा बफर पकड़ेंगे उसको? बेसिक वीक एसिड एक्सेस में हो रहा है तो एसिडिक बफर। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन। सो अपन मूव कर सकते हैं सर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है। टॉपिक का नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। ये है तुम्हारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें अल्फा ज्यादा चाहिए तो कंसंट्रेशन क्या चाहिए? कम। इसका मतलब वॉल्यूम शुड बी
लार्जर, हालांकि वॉल्यूम से तो अपने मतलब कंसंट्रेशन में नहीं दिया है, है, कंसंट्रेशन में दिया है, किसका है बेटा, डी का, डी ऑप्शन तो डी आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है सर, मैं यहाँ पे उनको बता देता हाँ हूँ। बताइए। मान लो ऐसा हो गया कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? ये एक कंपाउंड है अमोनिया, 1 मोलर था, ठीक है, 1 मोलर अमोनिया, इसके अल्फा की वैल्यू मैं मान रहा हूँ x, ओके, ठीक है। अब मुझे इसका अल्फा जो है वो 2x करना है। ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो सोल्यूशन था इसका मेरे पास 500 ml था, कितना ml था, 500 ml। तो मैं कितना वाटर डाल दूं इस सोल्यूशन के अंदर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर दूं कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या यही यहाँ पे यूज होगा? हाँ बिल्कुल, रूट डाइल्यूशन ही तो कर रहे हैं हम। बिल्कुल, तो अगर मुझे अल्फा को डबल करना है तो वॉल्यूम को 4 टाइम करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि रूट 4 है ना। हाँ, पहले वॉल्यूम कितना था, 500, अभी 2000, नया वॉल्यूम कितना होगा, 2000, मतलब तो कितना वाटर ऐड किया, 1500 ml। तो इस पे एक ये काफी फेमस क्वेश्चन आता है बेटा, जहाँ पे आपको इनिशियल अल्फा दे देगा, वॉल्यूम वगैरह दिया होगा और फिर पूछेगा कितना वाटर ऐड किया कि अल्फा जो है चेंज हो गई। और डायरेक्टली रिलेट हो रहा है तो उसमें ध्यान रखना है कि रूट पे डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रिलेट करना है तो सीधा सीधा वॉल्यूम दो गुना कर दिए, ये नहीं कर सकते अपन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो ये बेटा तुम्हारा रेडॉक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। Which of the following is an example of non-metal displacement reaction? Non-metal displacement मतलब जिसको तुम डिस्प्लेस कर रहे हो वो नॉन मेटल होना चाहिए, जो कर रहा है वो नॉन मेटल हो ये जरूरी नहीं है, बट जो डिस्प्लेस हो रहा है वो नॉन मेटल होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे डिस्प्लेस कौन हुआ है, कॉपर, कॉपर क्या है, मेटल। यहाँ डिस्प्लेस कौन हुआ है, वेनेडियम, वेनेडियम क्या है, मेटल। यहाँ डिस्प्लेस कौन हुआ है, टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या है, मेटल। मतलब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ मेटल है कहाँ नॉन मेटल है, अगर आपने ये पकड़ लिया तो सवाल बन गया आपका। यहाँ पे जो डिस्प्लेस हुआ वो कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम जनरली इन सब रिएक्शन में क्या कंसीडर नॉन करते हैं, मेटल, नॉन मेटल। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब मेटल डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट वाला जो है वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ बेटा, अब ये देखो, ये तो मुझे लगता है रेडॉक्स में सर 3-4 क्वेश्चन है जो वही वैरायटी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का क्वेश्चन आएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का इक्विवेलेंस, जिसमें मुझे लगता है बैलेंसिंग और डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले बहुत पॉपुलर सवाल हैं जो आते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटा ये बैलेंसिंग आपको अच्छे से आता होगा। इसमें मैं आपको बस एक आइडिया दे सकता हूँ, ये अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन होता तो बैलेंस करना काफी आसान होता है, बट डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपको जो बेसिक रूल है सबसे आसान वाला मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। एग्जैक्टली। बट वो तुम इसमें यूज करने जाओगे, तुम्हें उसमें क्या चाहिए होता है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर तो एक ही सब्सटेंस ही है, या फिर हाफ रिएक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। हाफ रिएक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं। शॉर्टकट तरीका सर वो ज्यादा कॉम्पिटेबल हो जाएगा, और मुझे लग रहा है बच्चे देख भी इसीलिए रहे हैं कि उनको शॉर्टकट्स मिले तो क्वेश्चन सॉल्व कर सके। देखो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको तुम फॉरवर्ड साइड से बैलेंस नहीं कर सकते आसानी से, तो इसको हम करेंगे बैकवर्ड साइड से बैलेंस। इधर चार्ज Br का क्या है, अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो प्लस, यहाँ पे -2 है, -1 बचाना है तो +1, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या है 0। तो अगर मैं यहाँ से चेंज देखूँ 1 से 0, कितने का चेंज है सर, 1 का, और Br कितना है 1, तो इधर का एन फैक्टर इज 1। इधर भी देखा जाए तो एन फैक्टर कितना है 1 ही है, 1, यहाँ भी चेंज 1 का ही है। तो मैं जो एक 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई वो इधर कर दे रहा हूँ, तो मैं इसको कितना ले रहा हूँ 1, और इसको भी कितना ले रहा हूँ 1, सही है, चलेगा। अब एक Br और एक Br मिला 2 Br हुआ, और यहाँ Br2 है, तो मैं A को भी क्या ले रहा हूँ 1, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसको OH माइनस को बैलेंस करना है, तो वो करने के लिए हम पहले इसको एसिड मीडियम बैलेंस कर लेंगे और बाद में बेसिक बना लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों ही तरीका कॉम्पेटिबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। Br तो हमने बैलेंस कर लिया है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक O माइनस यहाँ है, और तुम्हें ऑक्सीजन यहाँ भी मिल रहा है, एग्जैक्टली, और इधर तुम OH माइनस ले रहे हो। हाँ, तो ये जो B वाला नंबर है वो इस नंबर के C और E के समेशन के बराबर होना चाहिए। हाँ, देखो सर यहाँ पे O है ना, एग्जैक्टली। एक अपने को एक ऑक्सीजन इधर मिल रहा है, एक ऑक्सीजन, तो दोनों का इक्विवेलेंस तो बराबर ही होना चाहिए। तो अगर मैंने ये 1 लिया है और मैं इसको भी 1 ले लूं, 1 पकड़ूं, तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं ना। हाँ, तो दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, तो मैं इसको अगर 2 पकड़ रहा हूँ और इसको कितना पकड़ रहा हूँ 1, अब देखते हैं क्या ये बैलेंस हुआ। अभी Br के 2 मोल, एग्जैक्टली, और ऑक्सीजन के 2 मोल, वहाँ भी एक और एक 2 मोल, हाइड्रोजन का 2 मोल, और वहाँ भी 2 मोल, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे रिडॉक्स में एक चैलेंज है, पता है क्या, कि आपको केवल एटम बैलेंसिंग नहीं देखनी, नहीं, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं इस साइड का चार्ज देखूं तो 2 नेगेटिव है,
एग्जैक्टली। यहाँ पे एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, दो नेगेटिव, कहानी पूरी दिख रही है। हाँ। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शंस को मैच करके देखें, एक बार सर अपन लिख लेते हैं ना जो अपने पास आया है, तो अपने को मैच करना थोड़ा। Br2 प्लस 2OH माइनस इज इक्वल टू BrO माइनस प्लस 1 Br माइनस प्लस H2O। चेक कर लेते हैं क्या। तो इसके हिसाब से अपने पास आ रहा है 1 2 1 1। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं सर पूरे रिएक्शन अगर वो ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है तो हम 2 से हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई गेस 2 से मल्टीप्लाई ABCD चाहिए था ना मुझे। हाँ, तो बिल्कुल। A की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ रही है? 1, B कितना आ रहा है? 2, C कितना आ रहा है? 1 और D भी कितना आ रहा है? 1। तो मैं इसको ले सकता हूँ। सो बच्चों बस 2 से मल्टीप्लाई किया गया है पूरे रिएक्शन को। ऑप्शन में वो नहीं है ना? हाँ, ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम इसलिए लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड सर ने आपको बता दिया और आपका काम बहुत आसान कर दिया। मतलब बिना रिएक्शंस को ब्रेक डाउन किए हुए सर ने भी बताया कि कैसे बैलेंसिंग। ये थोड़ा खतरेआम हो सकता है उन बच्चों के लिए जिसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो, तो आप इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बट ट्रिकी तरीके से अगर करोगे तो जल्दी कॉम्पिटिबल होगा तुम्हारे लिए। देखो, क्वेश्चंस को अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, ट्रिक लगाना चाहते हो, तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, एकदम आप बेसिक मेथड से जाओगे तो आप 45 मिनट में हाँ, 25 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। और टाइम अगर सेव करते हैं तो अपन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फिजिक्स मैथ्स में भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स तो काफी हिंदी आता है, तो वहाँ आपको टाइम चाहिए ही चाहिए कम से कम। और जनरली ये भी सर ट्रेंड ही है 3-4 सालों से, फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी आता है एज कम्पेयर टू मैथ्स। मैथ्स तो डिफिकल्ट आता ही आता है। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32। हाँ बेटा, अब देखो ये आ गया तुम्हारा वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का क्वेश्चन। इसके लिए देखो तुम्हें पहले तो यहाँ याद रहना चाहिए कि किसको कौन ऑक्सीडाइज करता है, किसमें ऑक्सीडाइज करता है। क्योंकि देखो तुम्हें दिया है सल्फाइड आयन। कौन सा आयन? सल्फाइड आयन होता है तुम्हारा SO3 2-। ये जब भी ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट आयन बनाता है SO4 2-। और एसिडिक मीडियम में तुम यूज कर रहे हो पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये जो MnO4- होता है, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है? Mn+2। तो देखो इसका जो एन फैक्टर तुम लोगे वो 5 लोगे, और इसका जो एन फैक्टर लोगे वो 2 लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ +4 से किस में चेंज हो रहा है? +6 में। और यहाँ +7 से किस में चेंज हो रहा है? +2 में। तो यहाँ पे 5 का चेंज है और यहाँ पे 2 का चेंज है। दोनों के एन फैक्टर आ गए। एग्जैक्टली। अब इक्विवेलेंस लॉ क्या बोलते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके मोल्स पूछा है ना हमसे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम। मैं इसको x पकड़ रहा हूँ और एन फैक्टर 2, इसके 3 मोल्स दिया और एन फैक्टर 5। तो x की वैल्यू हो गई 15/2, तो आंसर हो गया 7.5। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अब ये जो अनायंस है बच्चों, इसका फॉर्मूलाज भी मैंने बहुत बच्चों के साथ ऐसा मिला, सर सल्फाइड क्या होता है? थोड़ी देर के लिए उन्हें यही कंफ्यूजन रहता है कि सल्फाइड क्या होता है। तो ये बेसिक कंपाउंड्स के कम से कम अनायनिक फॉर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर जेईई मेंस के लेवल पे ये समझना है कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वैसे तो बहुत कुछ है सर रिडॉक्स में, तो जेईई मेंस में आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले रिएक्शन को पूछ नहीं रहे। तो तुम्हें अगर ये चाहिए कि ये जो चेंजेस वाले हैं ये कहाँ दिए हैं, तो रिडॉक्स में तो काफी कम दिए हैं। ज्यादा तुमको कहाँ मिलेगा? डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में। D&F ब्लॉक में KMnO4 और K2CR2O7 का प्रिपरेशन और रिएक्शन दोनों दे रखा है। तो जब तुम उनके केमिकल रिएक्शन देखने जाओगे तो वहाँ तो मोस्टली उनका रिएक्शन ऑक्सीडेशन का, इवन डाइक्रोमेट के रिगार्डिंग भी दे रखा है सर, K2CR2। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, मेनली यही दोनों यूज होते हैं टाइट्रेशन में। और इनके सारे जो रिएक्शंस हैं कि वो किसको किस में ऑक्सीडाइज करते हैं और किस फॉर्म से किस फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर का कितना का चेंज होता है, दिया हुआ है कौन से चैप्टर में? डी एंड एफ ब्लॉक। तो सिर्फ वो भी एक बार रीड कर लेते हो तो आपको एक क्विक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किसका कन्वर्जन किस में होता है। ठीक है, सो अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मेनी स्पीसीज बिलो शो डिस्प्रपोर्शनेशन। अब देखो ये चीज में आपको बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है कि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी हो सकता है। मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है ना सर? राइट, इंटरमीडिएट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन तब शो करेगा जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर किससे कम हो? हाईएस्ट से, और ज्यादा हो लोएस्ट से। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ चेक करना चाहूँ, देखो ये Cl पे -1 है, ये तो लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट, तो ये शो नहीं करेगा। ये 0 है, करेगा। क्लोरीन तो बहुत पॉपुलर है सर, -1 है, करेगा। ये देखो +6 हो गया, नहीं करेगा क्योंकि हाईएस्ट है। ये भी +6 है, हाईएस्ट है, नहीं करेगा। ये +5 है, हाईएस्ट है, नहीं करेगा। ये देखो 0 है, करेगा। एग्जैक्टली। ये +1 है, ये भी हाईएस्ट नहीं है, तो ये करेगा। इधर +4 ये भी करेगा, और ये +4 है, ये भी करेगा। इसका हाईएस्ट +7 होता है। तो अब मैंने जिसको राइट क्लिक किया है वो सब शो करेंगे। तो कितने हुए अपने पास? 1
2 3 4 5 एंड 6 6 आ रहे हैं। तो बस इतना ही टास्क है बेटा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ना तो हाईएस्ट होना चाहिए और ना ही लोएस्ट। Lowest। उसके बीच में कुछ भी है तो चलेगा, क्योंकि और आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या है और लोएस्ट क्या है। वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, मोस्टली पी ब्लॉक वाले, वो उसका हाईएस्ट होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना ही चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। और ये भी मुझे लगता है सर इंटीजर टाइप का बहुत फेवरेट क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। क्वेश्चंस में ही ज्यादातर ही आ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। ओके, ये भी रेडॉक्स का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको आराम से पता चलेगा। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट कन्वर्ट होता है Mn+2 में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। 3 रिएक्शन है इसके, न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और और अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन बेसिक तो में। तीनों में अलग अलग रिएक्शन है बेटा, वो Exactly। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी आपको पता लग जाएगा। और ये भी वहीं पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि MnO4 का सोल्यूशन का कलर होता है पर्पल, और जब वो टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होता है तो उसका जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर हो जाता है डिसअपियर। तो हो गया, इसीलिए उसमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो खुद ही कलर चेंज कर देगा। तो वो हमें पता ही चल जाएगा। जिस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट कलर चेंज पे से पता चलता नहीं है, वहां पे हम अलग से इंडिकेटर डालते हैं। यस बट यहाँ पे डालना ही नहीं, क्योंकि अरे तो बहुत पॉपुलर लैब का ठीक है में यूज करते हैं। MnO4 सेल्फ इंडिकेटर है और MnO4 माइनस से +7 से मतलब मैग्नीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 ये नहीं, बोथ स्टेटमेंट इसमें सी वाला ऑप्शन। ठीक है। अभी देखो एक और चीज इसमें कई बार क्या रहता है सर, ऑप्शंस पे भी बहुत डिजाइन करके कई बार ए ऑप्शन के अंदर ऐसा बहुत स्टेटमेंट करेक्ट करके देते हैं। अपने को हर ऑप्शंस पढ़ने हैं कम से कम। वाले में ऐसा गेम ऐसा गेम खेलते हैं बहुत जल्दबाजी में। हमें लगता है पहला ऑप्शन हमेशा क्या होता है, बोथ आर ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट वो कई बार ऊपर नीचे भी कर देते हैं, तो ये ट्रेंड जरूरी नहीं कि हमेशा रहे। चलो बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ पे देखो फिर से बेटा वही रेडॉक्स का ही टॉपिक चल रहा है हमारा अभी। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2S3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या करना है, जिसका भी तुम्हें इक्विवेलेंट मास चाहिए उसका तुम्हें एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। और मोलर मास को उस एन फैक्टर से क्या करना। मैं तो चाहूंगा सर आप एन फैक्टर एक बार बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा आते हैं, बहुत बच्चे जिनको एन फैक्टर का थोड़ा कंसेप्ट में प्रॉब्लम रहता है। रेडॉक्स टॉपिक में एन फैक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए एक मोल का। एग्जैक्टली। हमने पूरा एक मोल कंपाउंड लिया, एग्जैक्टली उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने गेन किए, वो उसका एन फैक्टर है। हाँ, रेडॉक्स नहीं है, एसिड बेस का टाइट्रेशन है, तो वहां पे तुम एसिड का एन फैक्टर निकालते हो कितने H+ रिमूव कर रहा है, और बेस का निकालते हो कितने OH- रिमूव कर। या सॉल्ट आपको मिल गया तो सॉल्ट में आप केवल चार्ज गिन के भी एन फैक्टर ले सकते हो कि कितना प्लस चार्ज है या कितना। सॉल्ट में तो दोनों सेम ही होगा ना। एग्जैक्टली। ओवरऑल प्लस और माइनस सेम होता है। तो वहाँ केवल चार्ज देख के। बस हम अभी रेडॉक्स की बात करें तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। सो बेसिकली क्या ध्यान रखना है बच्चों, आपको सर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन मार्क करके रखना है अच्छे से कि कितने का हो रहा है। देखो ये है तुम्हारे पास कंपाउंड जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है AS2S3। अब यहाँ पे पहले तो चेक करो कि दोनों कंपाउंड्स इनमें क्या दोनों एलिमेंट तो चेंज नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि दोनों भी चेंज हो रहे हैं। दोनों भी चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं आर्सेनिक का यहाँ पे चार्ज देखूँ, अगर मैं इस सल्फर को पकड़ूँ सल्फाइड के फॉर्म में, तो एक सल्फर का चार्ज कितना होगा, -2। सल्फर का कितना हो गया, -6। तो यहाँ पे आएगा +6। तो एक पर्टिकुलर आर्सेनिक को क्या मिलेगा, +3। और एक पर्टिकुलर सल्फर को क्या मिलेगा, -2। तो मैं यहाँ नीचे एक बार इसको लिख लेता हूँ, AS2S3। देखो ये -6 ये +6, ये मैंने ओवरऑल चार्ज लिखा है। यस। एक सल्फर का -2 और एक आर्सेनिक का +3। ये इनिशियल चार्जेस थे। अब ये चेंज हुआ है प्रोडक्ट साइड में, अगर देखा जाए तो आर्सेनिक का कंपाउंड ये और सल्फर वाला ये। मैं दोनों लिख लेता हूँ, AsO4 -3 एंड SO4 -2। अब देखो सल्फर का चार्ज यहाँ +6 है, +6 और यहाँ -2 था, तो -2 से चेंज होके +6 में गया। मतलब कितने का चेंज हुआ बच्चों, 4 का नहीं सर, 8 का। ओके हाँ, क्योंकि अपने को माइनस में देखा जाए तो इसमें 4 ऑक्सीजन है, -8 -3 बचाना है, तो +5। अब बेटा तुम बहुत ध्यान से देखो, आर्सेनिक +3 से +5 ऑक्सीडाइज हुआ है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हुआ है। यस, दोनों से हायर में गया, तो दोनों के चेंजेस को ऐड करना पड़ेगा फाइनल एन फैक्टर के लिए। और उसमें एक और चीज मैंने क्या बोला, पूरे एक मोल के लिए चेंज देखना है। एक सल्फर +3 से +5 हुआ है, और कितने सल्फर है, 2। सॉरी कितने आर्सेनिक है, 2। तो ये 2 का चेंज इंटू 2 कितना आया, 4। तो आर्सेनिक के लिए जो चेंज आया वो कितने इलेक्ट्रॉन का आया है, 4 का, 4 इलेक्ट्रॉन का। इधर एक सल्फर के लिए 8 का चेंज है, और सल्फर है कितने, 3, तो 8 3 जा 24। तो सल्फर के लिए जो चेंज आया वो 24 का आया है। तो टोटल कितना चेंज आ गया, 28 का। टोटल चेंज कितना आ गया बेटा, 28। फिर से मैं बता रहा हूँ,
आर्सेनिक का चेंज +3 से +5, सल्फर का -2 से +6। ये एक एक एलिमेंट का चेंज बताया ना, बट मैंने क्या बोला था, पूरे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मोल का देखना है मुझे। तो अभी +3 से +5 2 का चेंज था, लेकिन आर्सेनिक कितने थे, 2। तो टोटल कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। हाँ, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर +3 से +5 जा रहा है। एक सल्फर -2 से +6 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक सिंगल सल्फर। 3 सल्फर कितने लूज करेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इसने लूज किया, 4 इसने लूज किया, तो टोटल कितना लूज किया, 28 इलेक्ट्रॉन। तो n फैक्टर इस पूरे कंपाउंड का क्या माना जाएगा, 28। अब मुझे लगता है एक ये सवाल इज गुड फॉर रिवाइजिंग द n फैक्टर। n फैक्टर अच्छे से रिवाइज हो सकता है बच्चों का। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर आया वो क्या आ गया, सी ऑप्शन, मोलर मास डिवाइड बाय 28। और अगर आपको वन टेक में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से दोबारा सॉल्यूशन देखो, जो सर ने बताया कि n फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ऐसा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये चीज पार्टिकुलरली फंसेंगे वो। क्या करते हैं मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ 2 का देख लिया, यहाँ 8 का देख लिया, 10 m/10 कर देंगे। अच्छी बात, एक ऑप्शन में नहीं है, बट जनरली इनको देना चाहिए था। देना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो होना ही करते हैं कि जो तुम पहले बार में गेस करने वाले हो गलत, वो तो ऑप्शन में चाहिए, ए और या बी में दिखेंगे ही दिखेंगे। बिल्कुल, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। ओके, ये वापस बैक टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द एनर्जी ऑफ n = 2 स्टेट इन हीलियम इज सेम एज द n = 1 इन हाइड्रोजन। अब देखो अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं एक बार वो फॉर्मूला याद दिला दूंगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर मैं En निकालना चाहता हूँ तो वो होता है -13.6 Z² अब देखो इसने हीलियम के सेकेंड सेल की बात की है, तो हीलियम का Z2 है और ये भी 2 है, तो 2 का इसका ये पूरा कैंसिल होकर कितना आएगा, 13.6। और हाइड्रोजन के लिए भी ये 1 होगा, तो कितना आएगा, 13.6। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, दूसरे में आते हैं। अब देखो ये एकदम पता है एनसीईआरटी की लाइन है, बस एक चीज गायब किया, नॉट। इट इज नॉट पॉसिबल होना चाहिए था। कौन सा ये टॉपिक है बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसमें बताया ही ये जाता है कि पोजीशन और मोमेंटम को अलग अलग करके सेपरेट करते हैं, एक ही साथ नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, बट इधर लिख दिया पॉसिबल, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जो अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अभी कि सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी है, सबको बहुत डिसअरेंज करके दिया है, तो हमें चाहिए पहला करेक्ट और पहला करेक्ट एंड दूसरा फॉल्स, और ये सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर बी। सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा अब ये तो तुम कर ही लोगे, और ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पीवाई बहुत बार रिपीटेड आया है, रिपीटेड। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नाम से ही मीनिंग है, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉन मतलब काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सेम करना है, तो फटाफट आप काउंटिंग कर सकते हो, उसको वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर निकालो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। अगर मैं पहले को चेक करता हूँ तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सब ऐड करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन और लेंगे, तो अभी तुम ध्यान से देखो 4 4 4, ऑक्सीजन तो सेम ही है, इधर P-3 S-2 Cl-, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और जस्ट देखा जाए तो एक एक फास्फोरस के आगे ग्रुप्स चेंज करता जा रहा है, तो ये पहला तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमें चाहिए जो ना हो। इधर देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इधर देखा जाए, अब देखो ये सल्फर ये कार्बन अलग अलग सेल के हो गए ना, अलग अलग, बिल्कुल। O3 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 ये तो सेम हो गया, बट सल्फर का इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हो गया ना कार्बन नाइट्रोजन, और सब पे -1 चार्ज है तो उसकी काउंटिंग भी सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा सी ऑप्शन। कैसे काउंट करना है, मतलब एकदम सिंपल तरीका। सल्फर के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16, ऑक्सीजन के 3 × 8, और एक नेगेटिव चार्ज तो एक और ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये 24 25 16 41 आ गया ना। एग्जैक्टली। अब तुम इसको अगर काउंट करते हो तो कार्बन के कितने हैं, 6 24 और 1, तो 31 ही हुआ ना। और मुझे लगता है सर अभी आप जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये देखा जाए तो ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इधर ये भी सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, बट ये डिफरेंट पीरियड्स के एलिमेंट डाल दिए, तो कभी इलेक्ट्रॉन तो सेम इसमें हो ही नहीं सकता, तो आप वैसे भी करके ऑप्शंस छांट सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब ये भी देखो आराम सा सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर 2.6 मोल का मास इतना है, 312 एक मोल के मास को ही तो तुम मोलर मास बोलते हो बेटा। बिल्कुल, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। मतलब बेसिकली आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, सिंपल, ऐसा बचपन में से करते 5 रुपए में टॉफी। 2.6 का इतना है तो एक मोल का मास कितना होगा, 312/2.6। इसको सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। 0 आएगा ऊपर, 3120 डिवाइडेड बाय 26, ऑप्शन विल बी 120। आगे बढ़े।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। ओके, इधर अपने पास कुछ अमाउंट्स दिए हैं कंपाउंड्स के, और उसमें से मुझे केवल ऑक्सीजन एटम का नंबर निकालना है, समझे सर। तो अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे देखो डिफरेंट चीज़ें, यहाँ मास दिया है मिलीग्राम में, यहाँ ml दिया है, यहाँ ग्राम दिया है, यहाँ ml दिया है STP पे, ठीक है। तो बहुत सारी STP भी नहीं है ये, देखो 0.5 ATM, 0.5 ATM PV को यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। और हमें मुझे लगता है सर मोल कंसेप्ट में ऐसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि डायरेक्टली अपन एक ही साथ मिक्सचर ऑफ फार्मूलाज यूज करवा के वो पूछ लेते हैं अपने से कि क्या करना है। इसमें से मुझे लगता है कि जो हम सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो है C या B। तो पहले C सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। C को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 60 ग्राम NO है, हाँ, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल ये हो जाएगा तुम्हारा 16 + 14 30, ये 30, पूरा 2 मोल है। 2 मोल, और 2 मोल में से ऑक्सीजन कितना है, वो भी 2 मोल हो जाएगा। हाँ, वो भी 2 मोल, और 2 मोल ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, 2Na। 2Na। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ C वाले को, तो वो आएगा ये वाला अपन ऑप्शन, इसको कौन सा, PQRS अपन लिख सकते हैं, PQRS लिख सकते हैं ना, ठीक है। मैं पेन्स। इसमें ऐड कर देता हूँ आपके लिए, So this is एक मिनट सा, PQR और S। अब मैच करना अपने लिए तो अब देखो आसान C होगा। को हमें किससे मैच करना बेटा, P से, और C को P से कितने ऑप्शन मैच किया, सिर्फ एक। तो अगर आप चाहो तो बाकी भी चेक कर सकते हो, और नहीं चाहो तो जैसे सर ने स्मार्टनेस दिखाया अपना, तो अपन एक ऑप्शन निकाल के टेक आउट कर सकते हैं। हम B को भी चेक कर लेते हैं। B 18 ml वाटर मतलब 1 मोल, और 1 मोल वाटर में ऑक्सीजन भी 1 ही मोल होता है, एक ही मोल, तो 1 मोल मतलब Na। Na। तो B को मुझे B किससे के मैच लिए करना है, S के से। साथ। तो देखो B S से भी मैच हुआ इसमें। अब आई गेस मुझे लगता है बाकी ऑप्शंस बच्चे आराम से मैच अब आप कर ले आराम से जाएंगे। चेक कर लेना। हाँ, इसमें चैलेंज है बेटा, इसमें क्या देखो, तुमको वॉल्यूम दिया है, तो पहले बट 22 STP नहीं है, तुम STP सीधा नहीं इसको है। 22.400 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। इधर है प्रेशर जो है वो 1 ATM हो जाए 0.5 ATM। Exactly। तुम्हें इसमें PV equal नंबर to ऑफ NRT। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PV/RT करना पड़ेगा। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम लीटर में लेंगे, टेम्परेचर भी दिया है, 1/12 और टेम्परेचर भी दिया है, तो अपन इससे नंबर solve ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो अपने को 2 से मल्टीप्लाई भी करना, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 के बाद क्वेश्चन 40 नंबर 40। अब देखो कम्बशन वाला हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर चुके हैं, Yes, दोबारा yes। भी आ गया है क्या, कम्बशन ऑफ 10 मोल CH4 टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ 21 मोल ऑफ O2, द नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन। तो कौन और कितना, तो उसके लिए बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना हमें। तो जो बैलेंस रिएक्शन सर ने आपको बताया था बच्चों कि मीथेन को अगर बैलेंस करें O2 के साथ तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, CO2 + H2। H2O। और इसको अगर बैलेंस कर ले तो यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ भी 1 कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इधर 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, देखो बेटा इनको इसके 1 मोल के लिए ये मुझे कितना मोल चाहिए, 2 मोल। 2 मोल चाहिए। तो लॉजिकली अगर तुमने CH4 का कितना मोल लिया है, 10 मोल सर। अगर ये 10 लिया है तो ये 20 चाहिए था ना, 20, बट है कितना, 21 है। 21 मतलब बस। एक्सेस में। एक्सेस में कौन है, O2, और कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल एक्सेस तो में। अपना काम हो गया तुरंत, ऑप्शन बस। नंबर A। मतलब बाकी कुछ करने की जरूरत ठीक है, भी नहीं है। 1 मोल के साथ 2 मोल, तो 10 मोल के साथ चाहिए था 20, और अपने but को हमारे दिया है पास है 21, तो इसका मतलब 1 मोल अनरिएक्टेड रहेगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 1। आई होप बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे सर इस सीरीज को, और उनको लग रहा होगा कि हाँ बहुत प्रॉफिटेबल है। आप इसको अगर पूरा कंप्लीटली देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट फॉर्मूला बहुत बेधड़क प्रैक्टिस होने वाला है, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है अपन वही क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके सामने। देखो बेटा, इसके लिए मैंने कम से कम अपना 15 दिन का टाइम लगाया है कि आपको प्रॉपर बेनिफिट हो। हाँ। हम हर टाइप के क्वेश्चंस हर चैप्टर के कवर कर पाए इस डिस्कशन Exactly। में, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कुछ ऐसा नया जैसा फील ना हो। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता लगे कि हाँ यार ऐसा तो अभी सर ने डिस्कस करके दिया था। बिल्कुल। तो हमने बहुत मेहनत करके ये 500 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। मैंने देखो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चन उठा नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली आते हैं इसी नेचर के। क्वेश्चन डाल दूं यहाँ पे, हाँ, एडवांस का पेपर तो हम देंगे, मई में देंगे, लेकिन अभी पहला टारगेट है मेंस। अगर मेंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, परसेंटाइल पुअर आया, तो फिर हम एडवांस पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे, हम फिर अप्रैल वाले सेशन पे लग जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो आपको जनवरी वाले सेशन में ही अच्छा करके एनआईटी की सीट तो कम से कम सिक्योर करनी है, तब पूरा फोकस लगाना है एडवांस पे। और मेंस के पेपर में पिछले 3-4 सालों में बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझे लगता है केमिस्ट्री में बहुत रेयर आता है, नहीं आते हैं सर। तो इसीलिए मैंने ट्राई ये किया है कि एनसीईआरटी बेस्ड चीजें
थोड़ा आपको इजी भी लग रहा होगा। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जितने रिएक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सब एनसीईआरटी के आते हैं। एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक रिएक्शन इसमें ट्राई एग्जैक्टली। तो उसका अभी हम क्या केवल फिजिकल इनऑर्गेनिक को मिक्स कर रहे हैं 11th के। आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बस अभी आप कंटिन्यूटी में मेंटेन रहो। ऑर्गेनिक भी मिलेगा, इनऑर्गेनिक भी मिलेगा, सॉल्ट एनालिसिस भी मिलेगा, बायोमोलिक्यूल सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब यहाँ पे उसने क्या बोला, विच पेयर हैज द सेम कंपोजिशन। ऐसा नहीं पूछा कि किसमें कार्बन का सेम है। अगर पूरे पेयर का सेम कंपोजिशन चाहिए तो वो जो पेयर है ना वो हमेशा एक दूसरे के डाइमर ट्राइमर के फॉर्म में होने चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि अगर एलिमेंट्स का रेशियो ही चेंज नहीं हुआ तो परसेंटेज भी चेंज नहीं होगा। सो मतलब अब बेसिकली ऐसा कहना है कि सर अगर कोई जनरल फार्मूला है तो उसको अगर n नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब डाइमर ट्राइमर बनाने के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। बिल्कुल। तो अब मैं चेक करता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे C6 है, ये 12 है, डबल किया मैंने। बिल्कुल। 22 का डबल तो 24 होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल वो चेंज हो गया परसेंटेज। ये ऑप्शन थोड़े से डिस्कार्ड कर सकते हैं। इधर देखो C6 है और यहाँ पे देखो C2 है। मैं इसको थोड़ा कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ, इसको C2H4O2। अब इसको कंपेयर करो, क्या 2 का 666 होता है? मुझे तो लग रहा है सर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया। इसको पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, तो इट्स अ ट्राइमर। 2 का 6, 4 का 12, अगेन 2 का 6। तो मतलब इस कंपाउंड का ये ट्राइमर है। और मैंने क्या बोला कि किसी कंपाउंड को तुम डाइमराइज टेट्रामराइज करते हो तो उससे उसके कंपोजिशन पे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और एसिटिक एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसका डाइमर या ट्राइमर बनाया जा सकता है। यस, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी का तुम चेक कर लोगे तो वहाँ एलिमेंट्स के रेशियोज अलग हैं तो परसेंटेज अलग। एग्जैक्टली। अपन मूव कर सकते हैं सर क्वेश्चन की तरफ 42 नंबर के अंदर। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको 2 रिएक्शंस दिए, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है और एक तीसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। एग्जैक्टली। तो वो फिर वही रिलेशन प्रॉपर्टीज यूज करना है अपने को। अब पहले तुम टारगेट देखो, तुम्हें जो S3 है वो रिएक्टेंट में चाहिए और यहाँ पे कहाँ है? प्रोडक्ट में। तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। सही है सर। तो मैं क्या करता हूँ, और मुझे 2S कहाँ चाहिए? 2S अपने को प्रोडक्ट साइड में, और रिवर्स किया तो S तो आ ही जाएगा। और S बेसिकली दोनों को रिवर्स कर सकते हैं पर सर S2 माइनस शुड बी कैंसल्ड और S2 माइनस उधर चाहिए। मुझे दोनों को ही रिवर्स करना है। एक को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बेसिकली। तो मैं एक पहले जो टारगेट है उस टारगेट पे आते हैं। एग्जैक्टली। मैं इसको पहले रिवर्स कर रहा हूँ, तो रिवर्स करने के बाद ये क्या लिखा जाएगा? अगर मैं फर्स्ट वाले को रिवर्स करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा S2 माइनस कन्वर्टेड इनटू S2 माइनस प्लस S और इसके K की वैल्यू हो जाएगी 1/12। ठीक है। दूसरे वाले को रिवर्स किया अगर मैंने तो वो हो जाएगा तुम्हारा S2 माइनस कन्वर्टेड इनटू S2 माइनस प्लस S और इसका हो जाएगा 1/11। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद S2 माइनस कैंसिल हो जाएगा। S2 माइनस कैंसिल, बचेगा S3 माइनस, यहाँ पे S2 माइनस और 2S। ये तो चाहिए था, ये तो टारगेट हमारा। यस। तो बस हो गया काम। और दोनों रिएक्शंस को अगर इनको ऐड किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बिल्कुल। ये हो जाएगा 1/12 इनटू 1/11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? आई गेस ठीक है, पहला तो आएगा नहीं, फर्स्ट नहीं आएगा नहीं। एक से छोटी वैल्यू आएगी जो भी आएगी, और छोटी वैल्यू आएगी और एक से काफी छोटी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं इसको तो। हाँ आई गेस, हाँ ऑब्वियसली अगर इसको 10 भी पकड़ ले अपन तो 120 के आसपास जाएगा, तो काफी छोटी वैल्यू आने वाली है। देखो ये तो पॉइंट ऑलमोस्ट 1 ही है ना। ऑलमोस्ट 1 तो नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन बहुत बड़ा चीज है। ऑप्शंस से अपन यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस को यूज करना सीखना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मूव करते हैं सर अपन क्वेश्चन नंबर 43 पे। ठीक है सर, अब आप 43 से आप संभालो थोड़ा। सो बच्चों देखो सवाल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गैसियस रिएक्शन इज, Kc की वैल्यू अपने पास दे रखी है और ये जो Kc का एक्सप्रेशन दिया है, अपन पेन यूज कर लेते हैं। सो Kc का एक्सप्रेशन दिया है अमोनिया की पावर 4 इंटू O2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई NO का पावर 4 इंटू H2O का पावर 6। सो बेसिकली जो रिएक्शन दिया है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ खेल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अपने को जस्ट चेक करना है कि किस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में अमोनिया होना चाहिए। तो प्रोडक्ट साइड में मुझे बस 1-2 जगह अमोनिया दिख रहा है, एक तो बी नंबर ऑप्शन के अंदर, दूसरा और डी नंबर ऑप्शन के अंदर, और इधर भी दिख रहा है। तो अपने को जस्ट अमोनिया से तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ अमोनिया की पावर 4 होगी, यहाँ भी अमोनिया की पावर 4 होगी। इसको थोड़ी देर के लिए अपन डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। नेक्स्ट O2 की पावर 5 इस केस में भी है, O2 का पावर 5 इस केस में भी है। नीचे नेक्स्ट चलते हैं,
उसके बाद वाटर की पावर 6। देखो सी नंबर ऑप्शंस अपन हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ऐड नहीं किया है। सो द राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि इसका केसी अगर आप लिखोगे सी ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यू कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 4 into concentration of H2O का पावर 6 Right. So this will be the correct answer. So answer B. So ये basically मुझे लिखा जाए तो एकदम बेसिक दीपक सर फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन का. So we should move to the next Question number 44. So what is the pH of the resultant solution when equal volume of of 0.1 molar HCl and 0.01 molar NaOH are mixed? अब यहाँ पे देखो, आपको जो चीज समझना है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और इसमें से कोई एक वीक हो जाता है. एग्जैक्टली बट दोनों ही स्ट्रांग है, तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है नहीं. ठीक है, और वॉल्यूम सेम लेना है तो मैं मान लो दोनों का 100 ml पकड़ लेता हूँ, तो अपन मिलीमोल्स के टर्म्स में चल सकते हैं. मिलीमोल्स ले लेते हैं. सो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, HCl प्लस NaOH चेंजिंग इनटू NaCl प्लस वाटर H2O. और अपन मिलीमोल्स में चले तो मुझे लगता है ज्यादा सही होगा. T इक्वल टू 0 पर अगर इसके 0.1 मोलर है और सर ने कहा कि अपन वॉल्यूम को पकड़ लेते हैं 100 ml, सो इसके कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे? 10 मिलीमोल्स. एंड इसके कितने? 1 मिलीमोल्स. तो जब ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों तो स्ट्रांग है, तो 100%, तो ये 9 बचेगा. दिस विल बी 9 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 1 और ये भी 1. तो ये तो आपके न्यूट्रल कंपोनेंट, उसके तो कोई जरूरत ही नहीं है अपने को. आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन बच रहा है वो HCl का बच रहा है. और ये कितना है बच्चों? 9 मिलीमोल्स. तो हमें क्या करना है? H+ का कंसंट्रेशन निकालना है. H+ का कंसंट्रेशन होगा मोल बाय वॉल्यूम. बिल्कुल वो लगाए हमें यहाँ पे. तो अगर HCl ब्रेक डाउन होता है तो अपने को कंप्लीटली H+ मिलने वाला है. तो सिर्फ और सिर्फ H+ के कंसंट्रेशन से ही pH डिसाइड होगा. हो जाएगा तुम्हारा 9/200. बिल्कुल ठीक है. मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम करना है. ये मिलीमोल्स है तो मिली ml में ले लेंगे. मिली ml में बिल्कुल. तो ये हो गया तुम्हारा 9/200. एंड ये अपने को क्या मिल रहा है सर? कंसंट्रेशन 4.5 × 10⁻². अब यहाँ से pH निकालने का तो सीधा फॉर्मूला है. सो pH वी विल राइट 2 - log 4.5. आई गेस बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. pH इक्वल टू 2 - log 4.5. log 4 कितना होता है? 0.6 के अराउंड होता है. 0.6 एग्जैक्टली. 2 में से अगर मैं 0.65 माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा. तो ऑलमोस्ट कौन सा ऑप्शन? 1.35. हाँ, तो ये एक ऑप्शन अपने को दिख भी रहा है. सो ऑप्शन सी विल बी. वैसे तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी ही नहीं थी. ये सॉल्यूशन एसिडिक है क्या? एसिडिक का pH 7 से ज्यादा होता है. एसिड का pH 7 से कम होता है. अगर बेसिक होता तो ज्यादा होता. 7 से कम केवल एक ही ऑप्शन है. एक तो न्यूट्रल ही दे रखा है. ठीक है. बाकी तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाएंगे तो हम इस सब चीजों से बच जाएंगे. बिल्कुल बच सकते हैं. समझा? अपन आगे बढ़े. यस सर. सो क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following pair is not a pair of Lewis base? अब Lewis base जो टर्म है वो ऑर्गेनिक में भी पूछा जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है. तो इनके पास होना चाहिए एक लोन पेयर. ऑक्टेट इनका खुद का कंप्लीट होना चाहिए. और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डोनेट करने के लिए. और ये दोनों टर्म अपने लिए इंपॉर्टेंट है दीपक सर. लेविस बेस और लेविस एसिड. जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं उसको अपन लेविस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उसे अपन लेविस एसिड कहते हैं. तो बस इसमें देखना है कि कौन कौन सा लेविस बेस का कैरेक्टर शो कर सकता है. जैसे OH- के अंदर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, लेविस बेस का कैरेक्टर शो कर सकता है. वाटर लोन पेयर है, लेविस बेस शो कर सकता है. हमसे पूछा है नॉट अ पेयर. ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करना अपने को. नॉट अ पेयर जो नहीं होगा. NH3 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. F- हो सकता है. सी नंबर में देखो ध्यान से, BCl3 AlCl3. कितना जगह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन AlCl3 इस्तेमाल करते हैं लेविस एसिड के नाम से बच्चों. सो इसका मतलब ये वाला पेयर जो सी नंबर का पेयर है ये लेविस बेस का पेयर नहीं है. दिस विल बी लेविस एसिड. सो रीजन क्या बेटा? देखो आप यहाँ पे अगर बोरॉन के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन देखो तो 6 ही है ना. 3 इसके खुद के और 3 इससे लिए. 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. और आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये कंपाउंड्स देखे होंगे. डाइमर्स बनाता है AlCl3, तो इसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. सो सी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following salt undergo anionic hydrolysis? अब देखो बेटा, ये जो पॉइंट है इसमें आपको जरूर याद होना चाहिए ये.
अनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटानिक हाइड्रोलिसिस या दोनों टाइप के हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कोई सॉल्ट लेता हूँ जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से बनता है तो वो हाइड्रोलिसिस ही करता नहीं है। हाँ ठीक है, अगर मैं एसिडिक सॉल्ट बना रहा हूँ तो वो कैटानिक हाइड्रोलिसिस करता है, बिल्कुल, क्योंकि उसका कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट होकर H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें रिलेट करके याद करो। देखो, जब कैटानिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो H+ मिलता है, हाँ, एनानिक करते हो तो OH- OH माइनस। तो जो भी एसिडिक सॉल्ट होंगे वो कैटानिक शो करेंगे, Exactly. और जो बेसिक सॉल्ट होंगे वो अनायनिक करेंगे। तो ये अनायनिक। देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या ढूंढने वाला हूँ, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट में कौन स्ट्रांग होना चाहिए? बेस। बेस एसिडिक होना और चाहिए, वो weak। मुझे दिखा दीपक सर, तो सिर्फ मुझे एक दिख रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यस, देखो ये जो है वो किससे बना है? KOH और H2CO3 से। देखो, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ये तो बेसिक सॉल्ट होगा। हाँ, ये बेसिक जबकि सॉल्ट यहाँ पे होगा। देखो, अमोनिया प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस HCl। यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। मतलब बाकी तीनों एसिडिक सॉल्ट, सब में स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज हो रहे हैं। बस एक डी ऑप्शन ऐसा है बच्चों जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखो, ऑप्शन नंबर A, B और C ये सब कैटानिक हाइड्रोलिसिस ये वाला करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि सर ने अभी आपको रिवाइज कराया कि कैटाइनिक के क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने आते हैं तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47। और हम लोग बहुत लास्ट तक पहुंच चुके हैं अपने, बस 3-4 क्वेश्चन और लेफ्ट है अपने पास। ऐसे लेक्चर्स देखो बेटा, हम आपको अगले एक वीक में इस तरीके के 1-1, 1.5 घंटे के जो वीडियोस हैं 50-50 क्वेश्चन के सेट, हम ऐसे 10 वीडियोस आपको शेयर करने वाले हैं। उस 10 वीडियो में हम 500 क्वेश्चन कवर करेंगे, और वो 500 क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के जनवरी सेशन के लिए, आप रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है सर अभी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी में बिल्कुल नए सवाल किसी मॉड्यूल से या किसी बुक से सॉल्व करना तो कहीं से सही स्ट्रेटेजी नहीं है। एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली एग्जाम में 3 साल में रिपीट होकर बस वही क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। और आप 2 घंटे का मस्त सेशन देख सकते हो यूट्यूब पे आराम से बैठ के, उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं से होने वाला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन हो रहा है आपका, बाकी कुछ नहीं। यस यस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उधर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है देखना है कि मैग्नीज ने क्या क्या शो किया है, क्या क्या शो किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन से निकालता हूँ सर, क्या ये +6 आएगा? +6, हाँ, 4 2 8 +6, यहाँ +7 आएगा, +7 आएगा, और यहाँ +4 आएगा, 4 आएगा। तो अपने को देखना है कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है सर इसके अकॉर्डिंग। एक नॉट शोन, नॉट शोन क्या? हाँ, तो नॉट शोन में +6 तो कर ही रहा है सर, ये नहीं कर रहा। +2 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, +3 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, +7 +4 और +6 तीनों कर रहा है। सो अपने को ढूंढना है बच्चों बी और ई। बी और ई सर मुझे एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन। सो ऐसे ये तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवाल में तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, आप एकदम से सही बना सकते हो। अपन मूव करते हैं सर अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 48। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ये अगेन वही सवाल है बच्चों जो थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया था, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और सर ने क्या बताया तभी आपको, इंटरमीडिएट बीच का ऑक्सीडेशन नंबर, जो नीचे भी जा सकता है और जो ऊपर भी जा सकता है। बस ढूंढते हैं अपन SO2 के अंदर बच्चों +4 चार्ज है, और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या होता है? +6, मतलब मिनिमम -2। सल्फर -2 से +6 के बीच में लाई करता है, तो क्या ये बीच में है +4? हाँ, इसका मतलब है कि ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कर सकता है। H3PO3, अब फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। अब देखो ध्यान से, इसमें +5, +3, +1, हमको कौन सा दिया बच्चों? H3PO3। इसका मतलब ये +3 में, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब ये भी शो कर सकता है। अमोनिया NH3 -3 लोएस्ट, और हाईएस्ट +5 तक जा सकते हैं। इसका मतलब इसके नीचे जाना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इस ऑप्शन को अपन डिस्कार्ड कर सकते हैं। केवल HNO3 तो बहुत पॉपुलर बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे पीक पे है +5 पे। तो इसके हिसाब से दीपक सर मुझे दिख रहा है फर्स्ट एंड टू सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखो सवाल सेम है, पैटर्न सेम है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया। अब इसमें देखो मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, अगर वो पूछता है इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो केवल रिड्यूसिंग एजेंट, लोएस्ट, केवल ऑक्सीडाइजिंग हाईएस्ट, और जो बीच में वो बीच में, मतलब तो इसको 3 क्वेश्चंस बेसिकली बनाए जा सकते हैं, 3 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सो क्वेश्चन नंबर 49 इज बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the carbon atoms present in carbon suboxide means C3O2 एक कंपाउंड है,
और अपने को अब सेपरेटली यहाँ पे बताना एक है। प्रॉब्लम है सर, क्या? जो भी लोग शॉर्ट ट्रिक लगा के चार्ट हाँ, निकालते हैं बिल्कुल, प्लस बिल्कुल। 4/3, हाँ, +4/3। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अपने को डिफरेंट कार्बन्स के डिफरेंट एवरेज वैल्यू नहीं बतानी है, एवरेज वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, But बट उसमें structure अलग अलग बनाएंगे अलग तब अलग आएगा। कार्बन है तो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाए तो ये होगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O। एंड डबल बॉन्ड O। ओ एग्जैक्टली, अब देखो बेटा, जो सेंटर वाला है वो तो 0 हो गया, ये हो गया +2, +2 ये हो गया +2, +2 ये हो गया -2 और ये हो गया -2, सो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट 0। कार्बन का पूछा है उसने, देखो सो कार्बन पूछा तो बच्चों क्या हो जाएगा, +2 0 और 2, ये मुझे सर एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बच्चों देखो अभी ध्यान से, जो सर ने बताया, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत, क्या करते हैं बच्चे जनरली, इसके और एग्जांपल है, देखो हाँ एक कंपाउंड और है जो एनसीईआरटी में दिया है S4O6 2- हाँ और एक कंपाउंड दिया Br3O8, एग्जैक्टली, और ये 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना के दिए बना बहुत सारे बना question के आए। दिए। तो मैं एक बार इसको भी बना के दे देता हूं, देखो चारों सल्फर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, इधर भी डबल बॉन्ड O और O-, ऐसा कर देंगे, ठीक है। exactly। ये हो गया टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर। और Br में तीनों Br को जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, Br एंड Br, ठीक है, डबल बॉन्ड O, 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 हियर डबल बॉन्ड O एंड हियर डबल बॉन्ड, ओ ऑल्सो, ठीक है। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आई गेस कितना हो जाएगा सर ब्रोमीन का, +6 +6 +4 +6, +6। इधर देखो ये दोनों 0 हो गए, 0। और ये +5 और अब ये, कई बार अपने को क्या लगता है कि अगर सल्फर है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर बीच में कैसे आ सकता है, सो स्ट्रक्चर, ठीक है, खेल सारा स्ट्रक्चर के अंदर है। 4 +6 और +6, मतलब आपको इस क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन और सीखने को मिला अभी, ये तीनों एनसीईआरटी में गिवन, इसलिए मैंने कर एग्जैक्टली। दिया। तो ठीक है, आज के लेक्चर के हम सबसे लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और फिर हम अगला लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अपलोड करके देंगे, क्वेश्चन Next नंबर 51 से लेके 100 तक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, ये तो बेसिकली फॉर्मूला या डेफिनेशन, अपन इसको बोलेंगे कि डेफिनेशन बेस्ड बात है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, और अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। हमसे बोला कि फॉल्स, तो इसका मतलब फर्स्ट तो ट्रू स्टेटमेंट है, फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -1। हाँ, ये तो अपन एकदम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एग्जाम कि फ्लोरीन एकलौता कंपाउंड है बच्चों ऐसा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, -1। नेक्स्ट, इन Na2O2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। अब यहाँ इन जनरल बच्चे याद रखते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में होता है ना सर, बट ऑक्सीजन तो दो फॉर्म्स में और प्रेजेंट होता है, एक को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अपने को और विचार करना चाहिए अपन। Na2O2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये अल्कली मेटल के चार्ज फिक्स होते हैं, बिल्कुल, +1 2 सोडियम में कितना हुआ, +2 तो इधर कंबाइनली कितना हुआ, -2, एक इसका ऑक्सीजन मतलब कितना हुआ, -1, तो यहाँ -1 चाहिए था जहाँ उन्होंने -2 लिखा है। ये जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हमारा हो गया थर्ड 3, फॉल्स चाहिए था ना मुझे, फॉल्स स्टेटमेंट। चौथा भी चेक कर लेते हैं हम। चौथा, सल्फर S8 तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रल फॉर्म में ही है, तो 0 ऑक्सीडेशन एलिमेंटल नंबर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म चार्ज 0। और मुझे लगता है ये तो अपन ब्लॉक केमिस्ट्री में भी बच्चों को सिखाते हैं कि S8 है तो न्यूट्रल फॉर्म में। तो फाइनली हमने आज 1 या 1.5 घंटे जो भी चीज अपन ने पूरा किया सर, आपके लिए हमने 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करके दिया, और मुझे लगता है कि ये 50 क्वेश्चन आपको काफी बेनिफिट करने वाले। मुझे ऐसा देखा जाए तो सर अपने कौन कौन से चैप्टर कवर करे हैं बच्चों, मोल मोल कंसेप्ट किया, एटॉमिक किया, केमिकल इक्विलिब्रियम किया, आयोनिक किया और रेडॉक्स किया। अभी तक हमने ये 5 चैप्टर, और इसमें इतने ही करने हैं आपको, मतलब इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूला है जो अपन स्किप करें, ऑलमोस्ट सारा फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें लिया है। नहीं, हमने कोशिश ये की है कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो भी चीजें हैं वो हम इसमें कवर करके दें। अब अगला जो सेशन होगा उसमें हम और 5 चैप्टर्स लेके आएंगे जिनके क्वेश्चंस इसी तरीके से हम मर्ज करके आपको एक्सप्लेन करके देंगे, आप उसको प्रैक्टिस में लो। अगले 7 दिनों में आप केमिस्ट्री के लिए और कुछ मत करो, जो हम आपको अपलोड करके वीडियोस देने वाले हैं उन 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ बेटा, बस डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आपको रिग्रेट नहीं होगा कि दीपक सर का आपको वीडियो देख के सूरज सर का वीडियो देख के आपको कुछ तो लॉस हो रहा है। तो आप एक बार वो 500 क्वेश्चन करके आगे जाइए, और फिर एग्जाम के बाद आपको जब इसका फायदा होगा तो हमें आके बताइए, मुझे फोन करके या सर को फोन करके जरूर बताइए कि हाँ सर आपकी मेहनत का हमें कुछ तो फायदा हुआ है।
तो बस इस लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, बस उसको एज इट इज फॉलो करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ढंग से, बाकी कुछ नया टॉपिक सीखने मत जाओ। हाँ। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि ये चैप्टर मेरा थोड़ा वीक रहेगा, इसको सही कर लूं, तो अब वो समय नहीं है। अब जो तुम्हें आता है बस उसी को और अच्छा करने का टाइम, उसमें ही परफेक्शन होना चाहिए, उसमें परफेक्ट होता हो कि ताकि जो भी, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, बच्चे आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, उनको बोलते हैं सर ये चैप्टर तो मैंने किया था बट इसके क्वेश्चन में गलत कर लेता हूँ। रिवीजन किया था बेटा आपने? नहीं सर ये मैं रिवाइज नहीं, मैं दूसरा चैप्टर कर रहा था। ओके बेटा, तो ठीक है। आज हम लोग यहीं से आपसे विदा लेते हैं। हाँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जहाँ पे फिर फोड़ेंगे अपन। ओके, थैंक यू, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एग्जाम। ऑल द बेस्ट बच्चों।